चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वेबिनार को कौन करेगा? इस वेबिनार को एक खास व्यक्ति करेंगे जिनकी उम्र 25 साल की है, बट तजुर्बा 50 साल का। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं। जब लोगों के मूंछों के बाल आ रहे होते थे, तब इन्होंने महज 22 साल की उम्र में 100 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया था। महज 22 साल की उम्र में 100 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया था। आज ये बड़ा बिजनेस में को फाउंडर हैं। बीच में इन्होंने एक एडटेक कंपनी को ज्वाइन किया एज अ पार्टनर। जब उस कंपनी के साथ जुड़े तब वो कंपनी अपनी मंथली टर्नओवर 2 करोड़ की मंथली टर्नओवर पर थी, पर मार्च 2025 के आते आते वो कंपनी 120 करोड़ के सालाना टर्नओवर पर पहुंच गई। उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि वो कंपनी जो है 10 गुना की रफ्तार से बढ़ती चली गई। बाय हार्ट ये एक एंटरप्रेन्योर है, खुद एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन करते हैं जो महीने की 2 लाख से ज्यादा लीड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और भारत में बहुत कम ऐसी कंपनियां होंगी जो इतने बड़े पैमाने पर लीड डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथ ही साथ इनकी कंपनी ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग के लिए भी काम करती है। जैसे आज आप इस वेबिनार में आए हैं, ऐसे लगभग 1000 से ज्यादा वेबिनार वो कर चुके हैं। और आप जैसे 10 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और व्यापारी उनके इन वेबिनार को अटेंड कर चुके हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा चुके हैं। अब मैं इस डिजिटल स्टेज पे आमंत्रित करता हूं बड़ा बिजनेस के को फाउंडर मिस्टर प्रांशु रंजन। प्रांशु सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहरहाल शैलेंद्र सर ने जितनी मेरी तारीफ कर दी उतनी मैं मुकेश अंबानी जी की भी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस वेबिनार में। जितने भी लोग वीडियो पर नहीं है, जल्दी से वीडियो पर आ जाइए एवरीवन। अजीत सिंह जी को देख पा रहा हूं मैं, नरेंद्र जी को देख पा रहा हूं मैं। ऐसा है, किसी ने मुझसे कहा कि बिजनेस ट्रेनिंग ले लेने से, बिजनेस का सेमिनार अटेंड कर लेने से अगर बिजनेस बड़ा हो जाता तो हर इंसान अडानी अंबानी बन जाता। क्यों राजेंद्र जी, ठीक कह रहा हूं? बिजनेस की ट्रेनिंग ले लेने से, बिजनेस का सेमिनार अटेंड कर लेने से अगर बिजनेस बढ़ने लग जाता राजीव कुमार साहा जी, तो हर इंसान ही अंबानी बन जाता। बहरहाल आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करके व्यापार बढ़ता है क्या? बिजनेस के चैलेंजेस सॉल्व होते हैं क्या? क्या सच में आप 50 गुना 100 गुना रेवेन्यू ग्रोथ ले पाते हो क्या? या सिर्फ ये एक दिखावा है, छलावा है, कोर्स ट्रेनिंग बेचने का एक तरीका है? आज इसी को अगले 70 मिनट में हम लोग समझने वाले हैं। सो जल्दी से डायरी और पेन लेके आ जाइए, ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। क्या है, एक बिजनेसमैन की जिंदगी में होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, संडे हो, मंडे हो, कॉल आना बंद नहीं होते हैं, फोन बजना बंद नहीं होता है। मैं राइट एवरीवन? हाथ हिला के बता दो, ठीक कह रहा हूं मैं? लेकिन आज मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि अगले 70 मिनट किसी भी कॉल को पिक नहीं करना है जब तक वो बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो। किसी भी व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसी मीटिंग पे फोकस करना है। जो भी मैं समझाऊंगा डायरी में नोट्स बनाना है और बहुत ध्यान से सुनना है। क्या मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं एवरीवन? यस और नो? राइट ऑन द चैट बॉक्स। चलिए, अमेजिंग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वीडियो पे बने रहिए। कोई डिस्टर्ब करे समझा दीजिए भैया, अगले 65 मिनट आपको डिस्टर्ब ना करें। ईयरफोन हेडफोन लगा सकते हैं पटेल जी? अगर ईयरफोन हेडफोन लगा सकते हैं तो जल्दी से लगा लीजिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। साइलेंसर प्लीज कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल ना? इज इट? यस। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड इनिशिएटेड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। क्या मिशन है हमारा? क्या करती है बड़ा बिजनेस कंपनी? हमारा एक ही मिशन है, इंडिया के एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माध्यम छोटे और बहुत छोटे व्यापारियों को सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल बिजनेस बनाना सिखाना और बनाने में मदद करना, जिसी मिशन में बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है। विजन क्या है हमारा? विजन बिल्कुल क्लियर है। अगले कुछ सालों में 500 से ज्यादा एमएसएमई कंपनीज को आईपीओ पे लिस्ट कराना है, पब्लिक ऑफरिंग लेके आना है, शेयर मार्केट में बीएसई में लिस्ट कराना है। और बस इसी विजन के साथ आज बड़ा बिजनेस कंपनी काम कर रही है। बहरहाल, हाउ आर वी डूइंग इट? कैसे कर रहे हैं हम इसको? क्या कर रहे हैं इसके लिए? तो देखो, हमारे सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स हैं। पहला क्या है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये किसके लिए है? अगर आपका साल का बिजनेस 30 लाख है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है या 2,500 करोड़ है, 2,500 करोड़ रेवेन्यू करने वाले व्यापारी भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। दूसरा क्या है? सीजीपी, कैश ग्रोथ
प्रॉफिट। सीजीपी प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, इसमें हम सिलेक्शन करते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, सबको नहीं लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि मिनिमम 5 करोड़ से ऊपर का आपका एनुअल रेवेन्यू होना चाहिए, तो ही आप सीजीपी में सेलेक्ट हो पाते हो। सीजीपी थोड़ा महंगा प्रोडक्ट हो जाता है, सीजीपी की एनुअल फीस लगभग 10 लाख 11 लाख रुपए हो जाती है, और इसमें इंडिया के बड़े बड़े कंसल्टिंग कंपनीज के जो टॉप सीनियर कंसल्टेंट है वो हमारे साथ काम करते हैं। बहरहाल तीसरा है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें हम अपने कंपनी को एडवाइजरी शेयर लेके पार्टनर बनाते हैं और उनको आईपीओ तक लिस्ट कराते हैं, आईपीओ तक लेके जाते हैं। इसमें सिर्फ हम उन्हीं कंपनीज को लेते हैं जिनका साल का 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि बड़ा बिजनेस कंपनी आईपीओ लिस्टिंग भी कराती है, आईपीओ भी लेके आती है। कितने लोगों को यह बात पहले से नहीं पता था? ऐसे हाथ हिला के बता दीजिए एवरीवन, कितने लोगों को यह बात पहले से नहीं पता था? तो बड़ा बिजनेस कंपनी आज आईपीओ लिस्टिंग भी कराती है। हमारा 98% जो ग्रोथ आता है वो आईपीओ लिस्टिंग से ही आता है। बहरहाल इसको डिटेल में समझेंगे। अभी मुद्दे की बात शुरू करते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, और उससे पहले 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। बीच बीच में वीडियोस दिखाते रहूंगा ताकि मजा बना रहे। पहला वीडियो दिखा रहा हूं किसका, मनीष आचार्य जी, जीनासीखो.com के फाउंडर हैं। लगभग 7,500 करोड़ की लिस्टेड कंपनी आज इनकी शेयर मार्केट में। जल्दी से इनके वीडियो को देखते हैं। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। 2017 में मैं भी सर से पहली बार यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट ही मिला था। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में लीडरशिप फनल इनका एक प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमारी कंपनी के 17-18 लगातार अब तक हम अपनी कंपनी से हर बार इनके लीडरशिप फनल में 10, 15, 20, 25 पार्टिसिपेंट भेजते रहते हैं। जो कंपनी नई ज्वाइन करता है कि सीखो बिजनेस के गुर, तो अच्छी जगह है, आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो। सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है, और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। एक और वीडियो देखते हैं अजय अजमेरा जी का, सूरत गुजरात के बहुत फेमस कपड़े के व्यापारी हैं। जल्दी से इनका वीडियो देखते हैं। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। ये कर्व जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहां से ऐसे ग्रोथ जो होती है। मैंने लीडरशिप फनल किया 2018 में, मेरी 5 करोड़ की सेल थी सिर्फ। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। उसमें से 60 ऑपरेशनल हैं जो अभी चालू हैं, और आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल करने जा रहे हैं। उसी का आशीर्वाद लेने सर का आया हूँ आज। जोरदार जोरदार जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आईपीओ सुपर हिट जाएगा। लीडरशिप फनल को कितना क्रेडिट दोगे? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। 100% क्रेडिट विवेक सर और लीडरशिप फनल। मैंने सबसे पहले बोला 2018 में मैंने लीडरशिप फनल किया था, उसके बाद मैंने ये सारा जो भी ग्रोथ मेरी देखी है। जे कर्व बोलते हैं सर, शायद लोग जानते नहीं होंगे, खैर यहाँ तो बहुत बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं अपने अपने ब्रांड के, लेकिन जे कर्व जो होता है ना, वो मैंने इनकी लीडरशिप फनल करने के बाद ही देखा, यहाँ से ऐसे ग्रोथ जो होती है। थैंक यू। बहरहाल आज जो पता है क्या, 10 साल हो गए हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, और 10 साल में 10,000 से ज्यादा लोग लीडरशिप फनल प्रोग्राम की हेल्प से अपने बिजनेस को बढ़ा चुके हैं। 10,000 लोग लीडरशिप फनल अटेंड कर चुके हैं। अब 10,000 लोगों के डेटा पे एच पटेल जी, जब हमने रिसर्च किया, जब समझा, तो समझ आया कि आज एक एमएसएमई जो 100 करोड़ से नीचे का रेवेन्यू कर रहे हैं, स्पेशली जो 50 करोड़ से नीचे का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, उनके बिजनेस में मोटा माटी गिन के 20 प्रॉब्लम्स ही आती हैं।
और अगर वो इन 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं तो बहुत आसानी से 300, 400, 500 करोड़ के रेवेन्यू पे वो जा सकते हैं। अब इन्हीं 20 में से टॉप 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप आ गया दो चैट पर यस लिख के तो जल्दी से मैं शुरुआत करूं। इन्हीं 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मीटिंग के एंड में सॉल्यूशन बताते हुए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देके मीटिंग को एंड करूंगा। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल रेडी एवरीवन? Yes, 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 yes. अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहली प्रॉब्लम रमन सोनी जी, सबसे ज्यादा व्यापारी गजेंद्र जी जो प्रॉब्लम से परेशान है, सैकड़ों व्यापारी हर महीने का लीडरशिप फॉल में आते हैं, तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम है कि सर बिजनेस इज फाउंडर डिपेंडेंट। बिजनेस हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक मैं रहता हूं तब तक काम होता है, हर काम मुझे देखना पड़ता है, हर काम मुझे मैनेज करना पड़ता है। टीम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, टीम है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती है, टीम है लेकिन खुद से आगे बढ़ के काम नहीं करती है। फंस गया हूं, कस्टमर सर्विस भी, मार्केटिंग भी, सेल्स भी, फाइनेंस भी, ऑपरेशंस भी, इन्वेंटरी भी, स्टॉक भी, पैसा कलेक्शन से लेके हर काम जो है मैं ही देख रहा हूं, मैं ही मैनेज कर रहा हूं। सिस्टम्स नहीं बना पाया, प्रोसेसेस नहीं बना पाया, केआरए केपीआई नहीं बना पाया, सही टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया, लीडर्स तैयार नहीं कर पाया, नवरत्ना मैनेजर्स तैयार नहीं कर पाया, डेटा के ऊपर काम नहीं हो रहा है, हर चीज आज मुझे मैनेज करनी पड़ रही है, मुझे ही समझो भैया। जब तक बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाओगे तब तक बिजनेस को बड़ा करने की सोच भी नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, ऑटोमेट करने से रमन सोनी जी, नरेंद्र जी, ऑटोमेशन का मतलब यह नहीं है कि आप घर में रजाई ओढ़ के सो जाओ और धंधा चलता रहे, आप काम छोड़ दो, नहीं। ऑटोमेशन का मतलब समझो पहले। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? धंधा चलाना, यानी कि ऑपरेशन से बाहर निकल के आप ग्रोथ ओरिएंटेड काम पे, धंधा बढ़ाने पे फोकस कर पाओ। जो व्यापारी ऑपरेशंस में फंसे रह जाते हैं वो ग्रोथ नहीं ले पाते, और जो व्यापारी ऑपरेशंस को डेलीगेट करके ग्रोथ पे फोकस कर पाते हैं वही धंधा बड़ा कर पाते हैं। एक होता है धंधा चलाना, ऑपरेशंस में फंसे रहना, एक होता है ऑपरेशंस को डेलीगेट कर पाना, टीम संभाल ले और आप धंधा बढ़ाने पे फोकस कर पाओ। आज हजारों हजार व्यापारी ऐसे हैं बड़ा बिजनेस में जो एलएफपी अटेंड करने के बाद 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने के अंदर इतना बिजनेस को ऑटोमेट कर पाते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाते हैं धंधा चलाने के लिए और बाकी सारे दिन लगाते हैं धंधे को बढ़ाने के लिए। नया ब्रांच, नया स्टोर, नया काउंटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया डीलर, नया होलसेलर, नया रिटेलर, नया एरिया, नया शहर, नई ज्योग्राफी, नया प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर करें, इसके ऊपर ज्यादा समय लगा पाते हैं, जिसके चलते जल्दी ग्रो कर पाते हैं। सबको बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर एवरीवन? हाथ हिला के बताइए, आसान भाषा में समझा पा रहा हूं। अभी मुद्दा क्या है, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो, अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये मेरी भी समस्या है, तो चैट पर एक बार जल्दी से यस लिख के बता दीजिए एवरीवन। चैट पर जल्दी से यस लिख के बता दीजिए अगर आपको भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं भी ऑपरेशंस में ऑक्यूपाइड हूं, ऑपरेशंस में फंसा हुआ हूं, जिसके चलते तेज ग्रोथ नहीं ले पा रहा हूं। यस 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 यस। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आप ऑपरेशन से बाहर नहीं निकल पाए, अगर आप धंधा चलाने से बाहर नहीं निकल पाए, तो क्या अगले 5 साल में 50 गुना, 100 गुना ग्रोथ ले पाओगे? यस या नो लिख के चैट में बताओ। अगर नहीं निकल पाए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा, ऑपरेशंस में ही फंसे रह गए, तो क्या आप आज से 50 गुना, 100 गुना ग्रोथ ले पाओगे 5 साल में? यस और नो एवरीवन? नो 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 नो, ऑफ कोर्स नो लिखा है हिमांशु जी ने, नो नो नो। लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर पाऊं, अगर आने वाले 6 महीने में, 9 महीने में आपके ऑपरेशंस को इतना ऑटोमेट कर पाऊं कि आप सिर्फ हफ्ते में 1 सोमवार, 1 मंडे लगाओ बिजनेस चलाने में, ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क में, और बाकी के सारे दिन लगा पाओ ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ऐसा नहीं कि एक दिन लगाओ तो प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हुए, रेवेन्यू बढ़ाते हुए, मंथ ऑन मंथ सेल्स बढ़ाते हुए, ऑपरेशंस को अच्छे से डेलीगेट करते हुए अगर एक दिन में सारा काम चल जाए और बाकी सारे दिन आप फोकस कर पाओ ग्रोथ के ऊपर, बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर, तो क्या अगले 5 साल में 50 गुना ग्रोथ ले पाओगे? चैट पर यस लिख के जल्दी से बता दीजिए एवरीवन। क्या आपको लगता है कि अगर ऑपरेशन से फ्री हो जाओ, हफ्ते में 1 दिन में धंधा चलने लग जाए, तो आप जल्दी 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 ग्रोथ कर पाओगे? यस 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 यस।
तो सबसे पहले लीडरशिप फनल में हम आपको पूरे 1 साल में सिखाते भी हैं और एग्जीक्यूट भी कराते हैं ताकि आपको ऑपरेशन से बाहर निकाल पाए, आप डेटा के ऊपर काम कर पाओ, सिस्टम के ऊपर काम कर पाओ, प्रोसेसेस के ऊपर काम कर पाओ, एसओपीज बना पाओ, टीम में लीडर्स तैयार कर पाओ, काम को डेलीगेट कर पाओ, सबके केयर केपीआईज बना पाओ और धीरे धीरे जल्दी जल्दी जो है काम को डेलीगेट करके 6 महीने 9 महीने के अंदर और आप ग्रोथ पे फोकस कर पाओ। मेरा जल्दी से एक वीडियो देखते हैं छोटा सा बीच में। सौमेन मंडल जी एसएस ज्वेलर्स के फाउंडर जब हमारे पास आए थे तो लगभग 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, आज 121 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और 1200 करोड़ पे जाने की ट्रैजेक्टरी पे काम कर रहे हैं। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। सौमेन मंडल जी को तो मैं पहले से जानता हूँ, एसएस ज्वेलर, ये हमारे पुराने कस्टमर है। पहले भी आप लीडरशिप फनल में आए हो ना? ये आपका कौन सा बैच है? तो तीसरी दफा आए हो। तीसरी दफा आने का क्या कारण है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मेरा नाम सौमेन मंडल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पहले से जब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था। तब से मैं एक बेस्ट कोच का तलाश कर रहा था कई जगह पे। फिर मैंने आपके लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम एक बार अटेंड किया। उसके 52 जो फ्रेमवर्क है उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया एंड हर डिपार्टमेंट के मैंने एसओपी बनवाया। एंड सबसे जो मेन अच्छा लगा, मैं खुद को ऑपरेशन से बाहर निकाला एंड मैं 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। अभी कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी जो है 121 CR, 121 करोड़। बधाई हो जोरदार गाइस, कम ऑन, थैंक यू। राजल मिस्त्री जी, किशन चंद जी, राजेश जी, रवि पटेल जी, सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिसको एमएसएमई जाके डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, 10,000 से ज्यादा एमएसएमईज में दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो पाई गई वो क्या है? वो है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं, सेल्स को कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करा पा रहे हैं। मंथ ऑन मंथ सेल्स 8-10% से ग्रो नहीं कर रही है, सालाना सेल्स 200-300% से ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं, जो एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है, जिसके चलते रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, इसी में फंसे रह जाते हैं, ग्रोथ पे, एक्सपेंशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। देखो, अभी डिटेल में सिखा तो नहीं सकता कुछ मिनट में, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल समझा देता हूं। फंडामेंटल बहुत सिंपल होते हैं, हर एक बिजनेस में स्ट्रैटेजी अलग अलग बन सकती है, हर एक बिजनेस में फंडामेंटल सेम रहते हैं। अभी 5 फंडामेंटल समझा रहा हूं आपको, जिसपे हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर और हर हाफ ईयर में अगर आप फोकस करने लग जाओ, वो डेटा रोज देखने लग जाओ, तो बहुत आसानी से आप महीने का 8 से 10%, साल का 250-300% का ग्रोथ ले पाओगे। डायरी निकाल सकते हो, डायरी निकाल लीजिए। अभी जो डेटा बताने वाला हूं, इसको हर रोज, हर हफ्ते आपको देखना है और इसको इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। देखो, लीडरशिप फनल में हम इस फंडामेंटल के पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपके इंडस्ट्री, आपके लोकेशन के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन अभी फंडामेंटल को समझते हैं। सबसे पहला, राजेश जी, सबसे पहला, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड, इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। अभी आपके व्यापार में, चाहे आप रिटेलर हो तो लीड्स का मतलब क्या है? फुटफॉल कितना आ रहा है, पैर कितने पड़ रहे हैं। होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपके व्यापार में इंक्वायरीज कितने आ रही है, ट्रेड इंडिया से, इंडिया मार्ट से कितनी इंक्वायरीज आपके पास आ रही है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कितनी इंक्वायरीज आपके पास आ रही है, ई कॉमर्स पे माल बेचते हो तो विजिटर कितने आ रहे हैं, आपके पास ट्रैफिक कितना आ रहा है, अगर आप फेसबुक, इंस्टा से लीड जनरेट करते हो, गूगल से लीड जनरेट करते हो, टोटल लीड्स जनरेट कितनी हो रही है। सो सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ लीड्स जनरेटेड। इस पे आपको हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने बैठना है और सोचना है कि कैसे मैं इसको वीक ऑन वीक बढ़ा सकता हूं, मेरे बिजनेस में इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज काम आएंगी। दूसरे पॉइंट को समझिएगा राजेंद्र जी बहुत ध्यान से, ये क्या है? कन्वर्जन परसेंटेज। दूसरा क्या है? कन्वर्जन परसेंटेज। राशिक जी, अशोक कोठारी जी, कन्वर्जन परसेंटेज यानी कि अब जितने लोग आए थे उसमें से कितने लोग खरीद के जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिटेल स्टोर है, अगर 100 लोग आपकी दुकान में आए थे, 50 लोग खरीद के गए, यानी कि 50% का कन्वर्जन आया आपका। अगर फेसबुक से लीड जनरेट करके बेचते हो माल, 100 लीड जनरेट हुई थी, 5 लोग खरीद के गए, यानी कि 5% का कन्वर्जन रेशियो है आपका। तो कन्वर्जन रेशियो बढ़ा के भी देवराज जी बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ता है।
अभी कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने के भी 5 फंडामेंटल आपको समझा देता हूं। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन नहीं क्यों होता है। कन्वर्जन नहीं होने के कारण समझोगे तो कन्वर्जन करने के लिए स्ट्रेटजी बना पाओगे। देखो 5 ही कारण से कन्वर्जन लो रहता है। जितने लोग अपने नाम नहीं लिख पाए हैं जल्दी से अपना नाम रीनेम कर लीजिए। एक सर बैठे हैं रेड टी शर्ट में, आपने आईफोन 16 प्रो लिखा हुआ है, अपना नाम लिख लीजिए जल्दी से। बहरहाल अभी इसको समझिए, कन्वर्जन परसेंटेज नहीं बढ़ने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला राहुल कुमार जी, कस्टमर के मन में नीड जनरेट नहीं हुई है, उसको जरूरत नहीं समझ आई है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की। दूसरा कारण क्या हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा नहीं है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने की। तीसरा क्या कारण हो सकता है, अर्जेंसी नहीं है, जल्दी नहीं है, अभी के अभी पेमेंट करना जरूरी क्यों है आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए। चौथा क्या है, ट्रस्ट नहीं है, नो ट्रस्ट। पहला नो नीड, नो इंटरेस्ट, नो अर्जेंसी, नो ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पे, आप पे, कंपनी पे, जो बेच रहा है उस पे, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के आउटकम पे, प्रोडक्ट के क्वालिटी पे। अभी पांचवा कारण क्या होता है, बजट नहीं है। नॉर्मल 95% केसेस में 4 प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो बजट अरेंज हो जाता है। 5 कारण है, आपको अपनी टीम से हर हफ्ते समझना है कन्वर्जन नहीं होने के 5 में से क्या कारण आ रहे हैं, उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कन्वर्जन बढ़ेगा। समझ आ रहा है सबको? एम आई क्लियर एवरीवन? हाथ हिला के बताओ तो आगे चले। तो ये दूसरा समझाया। अभी तीसरा पॉइंट क्या है, राहुल कुमार जी हाथ नहीं हिला रहे हो आप, देख रहा हूं मैं। हाँ, तीसरा कारण क्या है इसको समझिए बहुत ध्यान से। तीसरा है फंडामेंटल रेवेन्यू बढ़ाने का एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज बिल वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। अभी इसको बढ़ाने के लिए हर हफ्ते हर महीने मीटिंग करनी है टीम से कि एवरेज सेलिंग प्राइस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एवरेज बिल वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। इसमें हजार, देखो क्या है, हजारों स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस चीज का है उसके ऊपर, लेकिन फंडामेंटल सब में से मैं देखो एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए या तो आप देखो समझो क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। क्या कोई आदमी ए सामान लेने आया था, साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट्री बी सामान बेच सकते हो। एग्जांपल, कोई शर्ट लेने आया था, साथ में उसको पैंट लेके आपकी टीम बेच पा रही है कि नहीं बेच पा रही है, क्रॉस सेलिंग कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। Amazon जैसी कंपनी भी क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश करती है, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर दिखा के कि आप ये सामान खरीदने गए थे, साथ में दिखाएगी ये भी लेके जाते हैं लोग, ये भी लेके जाते हैं लोग। अभी क्रॉस सेलिंग के साथ साथ देखो कि आप अपसेलिंग कर पा रहे हो कि नहीं। अपसेलिंग करने का क्या मतलब है, कोई एक सामान लेने आया था, उसको 2 सामान वही 3 सामान बेच पा रहे हो कि नहीं। या फिर कोई 1000 रुपए का सामान ले आया था, उसको आप प्रीमियम क्वालिटी का 1000, 2000, 3000 का सामान बेच पा रहे हो कि नहीं। इसको अपसेलिंग बोलते हैं। आप देखो आप बंडल प्राइसिंग कर पा रहे हो कि नहीं, कॉम्बो प्राइसिंग कर पा रहे हो कि नहीं। फेस्टिवल सीजन में कॉम्बो प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए सेल्स निकाल पा रहे हो, सही ऑफर्स बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो। देखो बहुत सारे छोटे छोटे, दिवाली आ रहा है, अभी दिवाली में हल्दीराम में, पहले हल्दीराम डेयरी मिल्क 5 रुपए का बिका करता था राहुल कुमार जी, लेकिन डेयरी मिल्क को जब एएसपी बढ़ाना था उन्होंने डेयरी मिल्क सिल्क लॉन्च किया। फिर और एएसपी बढ़ाना था उन्होंने डेयरी मिल्क कैडबरी सेलिब्रेशन लॉन्च किया, अगर आप सबको याद हो। अभी हल्दीराम ने क्या किया, 500-600 का लोग मिठाई खरीद के जाते थे, हल्दीराम ने गिफ्ट हैम्पर लॉन्च किया 2000, 3000, 5000 रुपए का एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए। मैकडोनल्ड के बर्गर्स 50-60 रुपया में आते थे, मैकडोनल्ड ने क्या किया, क्रॉस सेलिंग करना और बंडल प्राइसिंग शुरू किया। फ्राइज, कोका कोला, एडिशनल प्रोडक्ट्स, मैक पॉप्स बनाए। इससे क्या हुआ, जब भी आप बर्गर लेने जाओ आपसे सवाल पूछेगा, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज। तो आपको देखना है आप अपने धंधे में एवरेज सेलिंग प्राइस को कैसे बढ़ा सकते हो। कहीं आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो क्या, कोई नई बंडल प्राइसिंग करके कोई ऐसा कॉम्बो बना सकते हो क्या, टीयर्ड प्राइसिंग कर सकते हो क्या। ये सब एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के तरीके हैं। बहरहाल तीसरा फंडामेंटल, पहला क्या था, ज्यादा लीड जनरेट करके धंधा बढ़ा लो, ज्यादा लोगों को बेच के कन्वर्जन परसेंटेज बढ़ा के धंधा बढ़ा लो। तीसरा एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा के धंधा बढ़ा लो। चौथा क्या है, परचेज फ्रीक्वेंसी, यानी कि रिपीट परचेज, रीपरचेज रेट, यानी कि एक कस्टमर को बार बार बुला के भी धंधा बढ़ाया जा सकता है। देखो डेटा निकालो, हफ्ते में, महीने में, क्वार्टर में, हाफ ईयर में कितनी बार वो कस्टमर आपके पास आ रहा है, बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बार बार आ रहा है तो यानी कि धंधा ठीक है, बिजनेस स्केलेबल है आपका। तो रिपीट परचेज बढ़ा के भी धंधा बढ़ाया जा सकता है। और पांचवा तरीका क्या है, कोई एड ऑन, कॉम्प्लीमेंट्री, एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप लॉन्च कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 5 फंडामेंटल है। अभी हर एक फंडामेंटल में हजारों स्ट्रेटजी है, डिपेंड करेगा आपका बिजनेस किस चीज का है, कौन सी कैटेगरी में है, कहां पे करते हो आप, कि कौन सी स्ट्रेटजी कहां पे ज्यादा सूट करेगी। सबको समझ आ रहा है? आगे चले एवरीवन, इज दैट क्लियर? तो लीडरशिप फनल में जब हमारे पास, अरे कई लोग, हेमराज यादव जी हाथ नहीं हिला रहे हो आप, देख रहा हूं मैं, हाथ हिलाते चलना है। हाँ,
ठीक बात है। अभी समझिए इसको, हजारों हजार हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं लीडरशिप फनल में जिन्होंने आए थे सोच के कि रेवेन्यू दोगुना हो जाए तो भी बहुत है, पर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 500 हजार गुना भी रेवेन्यू ग्रोथ लिया है लोगों ने हमारे साथ। बहरहाल एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको। सुमेर सिंह साइनी जी आते हैं राजस्थान से। जब आए थे हमारे पास, रियल एस्टेट का बिजनेस है, 30 करोड़ का धंधा करते थे, आज 750 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। जल्दी से इनकी वीडियो देखते हैं। 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, अभी 750 करोड़। मैं 2019 में जब पहली बार आया था, कई चीजें तो मुझे ऐसे लगी कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो विवेक बंद्रा सर बता रहे हैं वो पहले से कर रहा हूँ। 3 दिन का जो सेशन लिया, उसके बाद कई सारी चीजों में मैंने परिवर्तन किया, जिसकी वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हुई। अभी कितना रेवेन्यू हो गया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे? 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, 2019 में 30-40 करोड़ था, अभी कितना हो गया? अभी 750 करोड़। विवेक बिंद्रा सर का जो नॉलेज है वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये कंपनी है, सतमोला नाम है। सतमोला कंपनी का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे कंपनी हमारे क्लाइंट हैं। जल्दी से सतमोला कंपनी का वीडियो देख। मैं बधाई देता हूं नवांश मित्तल जी को, जिन्होंने सतमोला में एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। With Vivek sir, we were able to plan our entire program. मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ from 2016. With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. The most amazing quality about Vivek sir that he breaks down all the typical and tough business concepts like planning, organizing, directing, coordinating, staffing into small actionable ways where you can implement them and it will help you to grow in your journey. और मैं अभी भी कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, most of us doesn't know where we actually want to go. और प्लानिंग में जहाँ गलती हो जाती है वहीं पे बिजनेस का प्लानिंग, it leads us to success, it leads us to failure wherever we go. With Vivek sir, we were able to plan our entire program. मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ from 2016. With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. Thank you Vivek sir. सतमोला में पिछले एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। एक ही 1.5 साल के अंदर 100-150 करोड़ रुपए नया ऐड किया। जो लेगेसी पिछले सालों साल की थी सतमोला की, उसको उन्होंने 1.5 साल में बीट करके उसका डबल कर दिया। तो उनको बधाई दी। पांडे जी, नरेंद्र जी, प्रमोद जी, थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो एंटरप्रेन्योर्स आके डिस्कस करते हैं, पता है क्या है वो? सर प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होता जा रहा है, प्रॉफिट नहीं बच रहा है। कई व्यापारी ऐसे आते हैं, सर सेल्स भी बढ़ रही है लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट नहीं बचा पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन को कैसे। देखो, प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ने के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस, जिसकी वजह से हो सकता है आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे हो। देखो समझो इसको, हो सकता है कि आप बिजनेस में कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कहां से कितना खर्चा बचाया जा सकता है, कहां से कितने कॉस्ट को सेव किया जा सकता है। हो सकता है आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है पीछे सप्लायर से, वेंडर से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हो, कम दाम में माल नहीं ले पा रहे हो, जिसके चलते हो सकता है मार्जिन नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है आगे आपको डिस्काउंट में माल बेचना पड़ जा रहा है, आगे आपको मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करके कंपटीशन के चलते मार्जिन में काम करना पड़ जा रहा है, जिसके चलते हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन जो है नहीं बच पा रहा है। हो सकता है आप जहां टेक्नोलॉजी से ऑटोमेशन किया जा सकता था वहां आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहां आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो, इसके चलते भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचा पा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं बना पा रहे हो, यूनिट लेवल कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हो, जिसके चलते सही प्राइसिंग नहीं सेट कर पा रहे हो, और इसके चलते भी हो सकता है कि आप मोहम्मद साहिद जी, कोमल प्रसाद जी, मार्जिन नहीं बचा पा रहे हो। यह भी हो सकता है कि कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा हो। इसका मतलब क्या, पीछे से वेंडर को पैसा देना है 30 दिन में और आगे दुकान में माल पड़ा रहता है 20 दिन, और आगे जो है पैसा आना है 100 दिन में, जिसके चलते उधारी में धंधा करना पड़ रहा है, जिसके चलते भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा किशन चंद जी मार्जिन नहीं बचा पा रहे हो। यह भी हो सकता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ाने की जगह फिक्स्ड एक्सपेंसेस बढ़ा लिए हैं, जिसके चलते मार्जिन नहीं बढ़ पा रहा है। यह भी हो सकता है कि ओवर स्टॉकिंग कर ली थी सीजन के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे उतना स्टॉक निकला नहीं,
उसके चलते भी मार्जिन की दिक्कत आ सकती है। तो देयर कैन बी वेरियस रीजन जिसकी वजह से राकेश कुमार जी आप मार्जिन नहीं बढ़ा पा रहे हो। हेमराज जी समझ आ रहा है? बहरहाल इसी से कनेक्टेड है चौथा प्रॉब्लम जिसको मैं साथ में डिस्कस कर लेता हूं। वो क्या प्रॉब्लम है? वो है कि सर कैश फ्लो ब्लॉक हो गया है। फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम जो व्यापारी फेस करते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत लंबा हो गया है, उधारी बहुत लंबा देना पड़ता है, क्रेडिट बहुत लंबा हो जाता है, पैसा टाइम पे नहीं आता है, कई बार पैसा मार्केट में अटक जाता है। ये भी अच्छा, ऐसे व्यापारी, कई ऐसे व्यापारी हैं, ध्यान से सुनिएगा, कई ऐसे व्यापारी हैं रसिक जी जिनको ये समझ नहीं आता कि वो वर्किंग कैपिटल इशू के चलते परेशान है। तो जब भी उनसे बात करो, पूछो कि हेमराज जी धंधा कैसे बढ़ेगा, पता है वो क्या बोलते हैं? एक ही चीज बोलेंगे, प्रांशु जी एक बार पूंजी मिल जाता ना, एक बार कैपिटल रेज हो जाता ना, एक बार सीसीओडी या कहीं से पैसा आ जाता ना, तो धंधा बढ़ा लेता मैं। अरे भैया धंधा बंद करा के बैठ जाओगे अगर वर्किंग कैपिटल मैनेज करना नहीं सीख पाए, कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा नहीं कर पाए, इन्वेंट्री सही से मैनेज नहीं कर पाए। पेपर में तो प्रॉफिट दिखता रहेगा, हाथ में कभी पैसा बचेगा ही नहीं जब तक आप इसको समझ नहीं पाए। पीछे से सप्लायर से हम आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ काम करते हैं। कई व्यापारी को तो सबसे पहले हम ये सिखाते हैं कि बिना उधारी के राजेंद्र जी धंधा कैसे किया जाए, उधारी के बिना एडवांस पेमेंट लेके धंधा कैसे किया जाए। लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जिसमें मजबूरी होगी थोड़ा बहुत करना, लेकिन उसमें भी पीछे सप्लायर से नेगोशिएट कैसे करते हैं। 30 दिन की जगह 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन में पैसा देने के लिए नेगोशिएट कैसे करते हैं। ऑल्टरनेट सप्लायर्स वेंडर्स बांटना कैसे बिल्ड करते हैं। कितने दिन का स्टॉक दुकान में रखना चाहिए, कितने दिन की इन्वेंट्री कौन से इंडस्ट्री में दुकान में स्टॉक रखना चाहिए। चलो पैसा भेज दिया, ऐसा नेगोशिएट कैसे करें माल भेजने से पहले कि जो है 100 दिन की जगह 70 दिन, 60 दिन, 50 दिन में जो है वो पैसा देने लग जाए। ऐसा नेगोशिएशन कैसे बिल्ड करें या एडवांस पेमेंट ज्यादा लेके माल भेज पाए। चलो ये भी नहीं कर पाए तो कलेक्शन टीम मजबूत कैसे कर पाए। कई व्यापारी मैं देखता हूं खुद ही कॉल लगाते हैं, गुप्ता जी थोड़ा पेमेंट क्लियर करवा देते, गुप्ता जी थोड़ा पेमेंट क्लियर करवा देते। अरे भैया खुद ही कॉल करके पेमेंट कलेक्शन में लगे हो, धंधा कब बढ़ाओगे। सो कलेक्शन टीम, कलेक्शन का सिस्टम, कलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज के टाइम में। कि ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाए, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, किसको दोबारा देना है, किसको बार बार देना है, किसको जिंदगी में कभी नहीं देना है। ऐसा क्रेडिबिलिटी चेक का सिस्टम कैसे बनाते हैं, ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। बहुत सारे व्यापारी इसमें परेशान है, रेवेन्यू 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 करते रहते हैं पर मार्जिन नहीं बचा पाते। समझ आ रहा है सबको एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? बहरहाल अगली समस्या पे चलते हैं जल्दी से। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिन पे हम आपके साथ बैठ के आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इंप्रूव कराते हैं, जिसके चलते धंधा जल्दी ग्रो कर जाता है। अभी अगला प्रॉब्लम क्या है इसको समझने से पहले एक और वीडियो देखते हैं। अच्छा कई व्यापारी ऐसे भी आते हैं कि मार्केट में पैसा अटक गया है प्रांशु जी कैसे निकालें। उसमें भी हम सिखाते हैं कि मार्केट में फंसे हुए पैसे को निकाला कैसे जाता है, किस तरीके से उसको निकाला जाए, या फिर आगे से ऐसा काम कैसे किया जाए कि मार्केट में कभी पैसा अटके ही नहीं, उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं। या फिर स्टॉक ज्यादा हो गया है, 2.5 करोड़ का स्टॉक फंसा हुआ है प्रांशु जी दुकान में, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, उसको कैसे क्लियर किया जाए। इन सब में हम आपके साथ लीडरशिप फंड में हेल्प कर पाते हैं, जिसके चलते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी जल्दी से एक वीडियो देखते हैं और फिर चलेंगे फिफ्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम पे। पांचवी सबसे बड़ी समस्या 100 के 100% एमएसएमई के साथ होती है। जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं। कोविड के पहले इनको देखा करता था और उस टाइम पे शायद हमारा टर्नओवर 10-12 करोड़ का था और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 28 करोड़ हुआ, फिर 42 करोड़ हुआ, लास्ट ईयर 56 करोड़ था और ये साल हम कम से कम 80 करोड़ का हम क्लोज करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस आदमी को, जो हमारा आइडियल है, हम जिसको देख के कुछ बड़ा करने की कोशिश करते आए हैं और हमेशा इनके वीडियो या हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम फॉरेन ट्रिप भी कराते हैं, हमारा पार्कर महोत्सव भी होता है, सारी चीज़ें हम करते हैं और वो उसमें सारी हम जो कॉपी करते थे वो विवेक सर को ही करते थे। विवेक सर मेरे आदर्श रहे हैं, मैं इनको 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और आज सर ने हमारा हाथ पकड़ा है और आज हम सर के साथ में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा वॉल्यूम का लोन डिसबर्समेंट है और इनके नेट मार्जिन भी फाइनली लोन डिसबर्समेंट में कम होते हैं, बट आई थिंक नाउ इज क्रॉसिंग 80 करोड़ और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में हम 500 करोड़ पार करेंगे विद नेट मार्जिन फाइनली, और जिसको हम लोग लिस्ट करने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि
ये और हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज नाउ वी हैव बिकम शेयर होल्डर्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी आर पार्टनर्स टू ड्राइव दिस। तो इस कंपनी को हम पूरे जोर शोर के साथ आगे लेके जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहरहाल पांचवी सबसे बड़ी समस्या, गजेंद्र जी, रोहित जी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो फिफ्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है वो? रमन सोनी जी, सर ब्रांड बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ब्रांड का डिफरेंशिएशन रवि पटेल जी नहीं बना पा रहे हैं। एक ऐसा ब्रांड कैसे बनाएं कि कस्टमर किसी और के पास ना जाके बार बार आपके पास आए। ऐसा ब्रांड का रिकॉल कैसे बनाए कि जब भी कस्टमर सोचे आपके प्रोडक्ट सर्विस को लेने की तो उसको आप ही का नाम याद आए, आप ही के ब्रांड का नाम याद आए। कई व्यापारी आते हैं, प्रांशु जी नाम ही नहीं बन पा रहा है मार्केट में। कई व्यापारी आते हैं, प्रांशु जी प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छे क्वालिटी की सर्विस है हमारी, लेकिन मार्केट में ब्रांड नहीं बिल्ड हो पा रहा है। भैया जब तक ब्रांड स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, जब तक ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाओगे, तब तक कंपटीशन से पिटते रहोगे। ढोल की तरह इधर दूसरा कंपटीटर, आप बीच में पिटे जा रहे हो। कभी मार्जिन का गेम नहीं खेल पाओगे, कभी प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज नहीं कर पाओगे, कभी लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे, कभी स्केलेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर एक मजबूत ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाए, मजबूत ब्रांड इक्विटी नहीं बिल्ड कर पाए, ब्रांड की एक स्टोरी नहीं बिल्ड कर पाए, ब्रांड की एक पोजिशनिंग नहीं बना पाए, ब्रांड का एक डिफरेंशिएशन नहीं बना पाए। देखो ब्रांडिंग खाली ऐड चलाने को ब्रांडिंग नहीं बोलते हैं भैया। कस्टमर के हर एक एक्सपीरियंस में, हर एक टच पॉइंट में ऐसा एक्सपीरियंस कैसे दें कि कस्टमर को याद रहे आपका ब्रांड, उसको याद रह जाए वो एक्सपीरियंस हमेशा के लिए। तो ऐसा ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड का जिंगल कैसे बनाते हैं, टैगलाइन कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, एक एक चीज, एक एक टच पॉइंट में, हर जगह पे एक मजबूत ब्रांड कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, इसमें हम आपके साथ लग के काम करते हैं। हजार व्यापारी ऐसे हैं जिनको एक मजबूत ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प किया है बड़ा बिजनेस। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। यूबॉन कंपनी का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? चैट पर यस लिख के बताइए। यूबॉन ईयरफोन बनाती है, हेडफोन बनाती है, स्पीकर्स बनाती है, पावर बैंक बनाती है। यूबॉन कंपनी टाइगर श्रॉफ उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, हनी सिंह अपने गाने में ऐड करते हैं यूबॉन का, द ग्रेट खली ऐड करते हैं। यूबॉन का नाम सुना है आप सबने? चैट पर यस लिख दे, यस 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 यस। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे। यूबॉन जो हमारे पास आया था रमन सोनी जी, तो दिल्ली में करोड़ बाग में एक स्टोर पे बैठे थे। आज यूबॉन सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है यूबॉन। जल्दी से यूबॉन के ओनर मनदीप अरोड़ा जी की वीडियो देखते हैं। विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया and now we have got more than 1000 people working in our factories and all credit goes to Vivek sir. Then I'll tell you a very interesting story. 2017 करोड़ बाग का एक व्यापारी ट्रेडर 50 लोग के करीब थे हमारे शोरूम में, क्रिप्टो मार्केट करोड़ बाग में। अच्छा अभी स्टार्ट किया था ब्रांड का यूबॉन का। आई अटेंडेड विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया और वहां से इंस्पिरेशन इतनी मिली कि हमने वो शोरूम ही छोड़ दिया। सीरियसली शोरूम छोड़ दिया, वो अपने कजन को दे दिया, भाई संभाला, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुला एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्री एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सर। And today I want to interpret music any take from him. I don't like to kill my time, I like to invest my time. मैं विवेक सर की वीडियो सुनता हूँ और मेरा मोटिवेशन लेवल पूरे दिन तक यहाँ नहीं रहता यहाँ। थैंक यू सर। बहरहाल रवि पटेल जी, रसिक जी, राजेश जी, प्रांजल मिस्त्री जी, छठा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज हमारे व्यापारी फेस करते हैं क्या है? सर कस्टमर को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर को लॉयल नहीं बना पा रहे हैं, कस्टमर को रिपीट परचेज कैसे बनाए, रिपीट बायर कैसे बनाए, कस्टमर ही कस्टमर लेके आने लगे, ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड करें कि कस्टमर ही रेफरल लेके आने लगे, कस्टमर ही कस्टमर को लेके आने लगे। भैया जाना है तो इनके पास जाओ, ऐसा ब्रांड, ऐसा कस्टमर लॉयल्टी कैसे स्टैब्लिश किया जाए, तो उसके ऊपर हम आपके देखो जब तक धंधे में रीपर्चेज रेट नहीं बढ़ा पाओगे, रिकरिंग रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाओगे, एन्युटी इनकम नहीं बढ़ा पाओगे, तो तब तक जो है रिपीट रेट नहीं बढ़ा पाओगे, रिटेंशन नहीं बढ़ा पाओगे, रेफरल नहीं बढ़ा पाओगे, तब तक धंधा स्केलेबल नहीं बनेगा। तो रिपीट परचेज कैसे बढ़ाते हैं, रिटेंशन कैसे बढ़ाते हैं, रेफरल कैसे बढ़ाते हैं,
एक कस्टमर बार बार जब भी आए आप ही के पास आए, दूसरे के पास ना जाए, सामान ना हो तो भी वेट कर ले, सर्विस ना मिले तो भी वेट कर ले, लेकिन ले तो आप ही का प्रोडक्ट ले तो आप ही की सर्विस ले। ऐसा कस्टमर लॉयल्टी, देखो लॉयल्टी बहुत जरूरी है, एडवोकेसी बोलते हैं इसको, ब्रांड की एडवोकेसी आने लग जाए कि कस्टमर आपके लिए लड़ने को तैयार हो जाए। रमन सोनी जी, इसका क्या मतलब है? देखो एग्जांपल समझाता हूं। आप में से कितने लोगों को रसिक जी सैमसंग पसंद है और आईफोन पसंद है? चैट पर लिख के बताइए। जिसको सैमसंग पसंद है चैट पर सैमसंग लिख दीजिए, और जिसको आईफोन पसंद है वो चैट पर जल्दी से आईफोन लिख दीजिए। अभिषेक जी, महावीर जैन जी, एवरीवन जल्दी से लिख के बताइए, सारे के सारे। आसिफ जी ने सैमसंग लिखा है, रौनक गुप्ता जी ने सैमसंग लिखा है। अरे वाह, सैमसंग वाले जीत रहे हैं क्या? रमन सोनी जी ने सैमसंग लिखा है, प्रमोद सिंह जी ने आईफोन लिखा है, हुसैन जी ने आईफोन लिखा है, हिमांशु जी ने आईफोन लिखा है, कोमल प्रसाद जी ने आईफोन लिखा है, रसिक जी ने आईफोन लिखा है, अभिषेक जी ने सैमसंग लिखा है। ओके, आईफोन, एप्पल, आईफोन, सैमसंग, विनोद जी, गजेंद्र जी, सैमसंग, आईफोन, आईफोन देखो क्या है। अच्छा, अनिर्बान जी ने वन प्लस लिख दिया। देखो इसको कहते हैं एडवोकेसी। अभी मैं आपको अनम्यूट कर दूं ना तो आप लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लग जाओगे, नहीं आईफोन बढ़िया, नहीं सैमसंग बढ़िया, नहीं आईफोन बढ़िया, नहीं सैमसंग बढ़िया, अरे सैमसंग का कैमरा देखो, अरे आईफोन की सेफ्टी देखो। समझ आ रहा है सबको? तो ये क्या है? ब्रांड की एडवोकेसी है। आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है ब्रांड, फिर भी आप उसके लिए लड़ने को तैयार हो गए, उसका ही प्रोडक्ट बार बार खरीदने को तैयार हो गए। ऐसा कस्टमर लॉयल्टी कैसे बिल्ड करते हैं? ऐसा कंज्यूमर एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड करते हैं? ऐसे मार्केटिंग के क्या टूल्स लगा सकते हैं बार बार कस्टमर को बुलाने के लिए? उस पर हम आपके साथ काम करते हैं, जिसके चलते रिजल्ट आता है। सातवीं सबसे बड़ी समस्या अभिषेक जी, कई व्यापारी ऐसे हैं जो कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है या सही इंडस्ट्री में नहीं है, या कई व्यापारी को पता ही नहीं चलता है। उनको क्या लगता है? प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, उनको क्या लगता है? प्रोडक्ट आउटडेटेड। देखो समझो इस बात को, जितने लोग वीडियो पे नहीं है जल्दी से वीडियो पे आ जाओ। ऐसे वीडियो पे 2 उंगली निकालिए, एवरीवन 2 उंगली निकालना है आप सबको जल्दी से। हाँ राहुल कुमार जी, हाँ देखो 2 उंगली। सबसे पहला, 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है गजेंद्र जी, रवि पटेल जी। सबसे पहला कौन सी इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और एक होती है सनसेट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आशीष ठाकुर जी, संतोष जी, नीचे जा रही है। संतोष जी, अभी क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन समझदार व्यापारी, बहुत इंटेलिजेंट व्यापारी, बहुत मेहनती व्यापारी भी अगर सनसेट इंडस्ट्री में है तो वो स्ट्रगल करता रह जाता है, और अगर थोड़ा सा बेवकूफ व्यापारी भी है लेकिन सनराइज इंडस्ट्री में है तो वो ग्रो करते चला जाता है। समझ आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर? हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। और क्या होता है देवराज जी, साहिद जी, कि कई व्यापारी इंडस्ट्री तो सही चुन के बैठे होते हैं, सही इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, पर काम करने का तरीका पुराना हो जाता है। जैसे अभी देखो एफएमसीजी, ग्रोसरी इंडस्ट्री में, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में जेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट के बढ़ने की वजह से किराना दुकान बंद होते जा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात पता है? हाथ हिला के बताइए, कितने लोगों को ये बात पहले से पता है? तो देखो कि इंडस्ट्री तो सही है लेकिन काम करने का तरीका पुराना हो गया है। कस्टमर को चाहिए कन्वीनियंस, जिसके चलते कस्टमर 10 मिनट में सामान मंगा रहा है, जिसके चलते किराना दुकान वाला परेशान हो रहा है, जनरल स्टोर वाला परेशान हो रहा है। अभी हमारे पास कोई ऐसा आदमी भी आता है ना तो ऐसा ट्रेन करते हैं, ऐसा तैयार करते हैं कि अपने मोहल्ले, अपने सेक्टर, अपने बस्ती में, अपने सोसाइटी में कम से कम वो ब्लिंकिट, जेप्टो से भी कॉम्पीट करने लग जाता है। अभी ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे बना? देखो बड़े से बड़ा, छोटा सा छोटा एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। जैसे आप देखो कि नोकिया एक टाइम पे सबके पॉकेट में हुआ करता था। यस और नो एवरीवन? आज से 17-18 साल पहले नोकिया सबके पॉकेट में होता था। यस या नो? हाथ हिला के बताइए भाई लोग, यस या नो? तो देखो नोकिया ने क्या गलती करी, इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसको क्या कहते हैं? सर्वाइवरशिप बायस। नोकिया ने सिर्फ 1 साल डिले किया था सिम्बियन से एंड्रॉइड में शिफ्ट करने में, और 1 साल में ही खाली हो गए, खत्म हो गए। आज कहीं भी नहीं दिखता नोकिया। कोडक जब आया था, कोडक मोनोपोली में था, सबसे ज्यादा कैमरा कोडक का बिकता था, लेकिन कोडक ने, इसको कहते हैं सम कॉस्ट ट्रैप, कोडक ने पुराना कैमरा मैन्युफैक्चर कर रखा था, लेकिन कोडक ने ही सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। कोडक के ही साइंटिस्ट ने सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, लेकिन बहुत पुराना मैन्युफैक्चर्ड माल पड़ा होने के चलते कोडक ने बोला पहले इसको बेच देते हैं, फिर जो है डिजिटल वाला लॉन्च करेंगे। और बस इतने ही देर में कोडक आज कहीं भी नहीं दिखता है। देखो छोटा से छोटा एग्जांपल, जैसे मान लो आज से 15 साल पहले हम इंटरनेट कैफे पे कंप्यूटर चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए 15 रुपए घंटा देके जाते थे, 20 रुपए घंटा देके जाते। यस नो एवरीवन? याद है आप सबको? याद है आप सबको? आज कहां है इंटरनेट कैफे? 6 महीने में सारे साफ हो गए, सारे खत्म हो गए भैया।
आज से 25 साल पहले एसटीडी बूथ चलते थे, 1 रुपए डालो कॉल लगाओ, 1 रुपए डालो कॉल लगाओ। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले रेडियो बिका करते थे। आज रेडियो बिकता है क्या? एनीवन? रेडियो बिकता है क्या? अभी मान लो मैन्युफैक्चरिंग का आदमी है जो आयरन बना रहा है, अभी समझो कि आयरन बनाने का टाइम निकल गया, अभी ओईएम ओडीएम कोई चला रहा है अगर, तो एयर फ्रायर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा है, सही समय पे एयर फ्रायर पे शिफ्ट कर जाना समझदारी है। तो कई व्यापारी ऐसे हैं जो गलत इंडस्ट्री में या गलत प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, जिनको रियलाइज होता है कि भैया सही इंडस्ट्री में शिफ्ट कैसे करें, और फिर वो हमारे साथ ग्रो करने लग जाते हैं। बहरहाल 8वीं सबसे बड़ी समस्या गजेंद्र जी, रोहित जी, क्या है वो? एक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है वो? कई व्यापारी ऐसे आते हैं, प्रांशु जी ईश्वर की कृपा है, बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, पैसा तो बढ़िया बन रहा है, तो दिक्कत क्या है जी? दिक्कत यह है कि आज तक दूसरी दुकान नहीं खोल पाए, आज तक दूसरे शहर में नहीं जा पाए, और डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बना पाए, नए रिटेलर्स नहीं बना पाए, नए फ्रेंचाइज नहीं खोल पाए, नए स्टोर्स नहीं खोल पाए, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा पाए, नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पाए, और एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो एक्सपेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एमएसएमईज राइट नाउ, जो हमारे साथ बैठ के, हम उनके साथ बैठ के सॉल्व करते हैं। स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं, बिजनेस ये दोबारा मेरा रिपीट है, और इसी से कनेक्टेड है 9वीं प्रॉब्लम। 9वीं प्रॉब्लम क्या है? कई व्यापारी ऐसे हैं, देखो 2 तरीके की समस्या होती है। पहला कौन सा? कि नया फ्रेंचाइज खोले कैसे, नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया डीलर, नया काउंटर, नया रिटेलर, नया होलसेलर, नया फ्रेंचाइज, नया एफिलिएट, नया कमीशन बेस्ड एजेंट बनाते कैसे। दूसरी समस्या, अब नया बना तो ले रहे हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर डीलर मेंटेन कैसे करें, एवरेज रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर, एवरेज रेवेन्यू पर काउंटर, पर रिटेलर, पर होलसेलर, पर फ्रेंचाइज को बढ़ाया कैसे जाए। यानी कि एक तरफ नया बनाया कैसे जाए, अब नया बना लिया उसको रिटेन करके एवरेज रेवेन्यू उससे कैसे बढ़ाया जाए। 2 सबसे बड़ी समस्या है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपका हाथ पकड़ के। जल्दी से एक और छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर चलेंगे 10वें प्रॉब्लम पे, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देके एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दूंगा। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। ये दोबारा मेरा रिपीट हो रहा है एलएफपी, जिसमें मैंने पहले एलएफपी जब ज्वाइन किया था तब मेरा 1 क्लिनिक था, और अभी मेरा 5 क्लिनिक हो गया। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, इसलिए मैंने दोबारा से एलएफपी ज्वाइन किया। मैं डॉक्टर पंकज अवस्थी, मेरा क्लिनिक है लखनऊ में, ट्रू डेंटल केयर से, बाय अवस्थी डेंटल क्लिनिक। तो विवेक सर का बहुत बहुत थैंक्स है, मैं 5 ईयर से उनको फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने बीसीपी लिया, फिर अभी मैंने एलएफपी लिया है, और एलएफपी से मैंने, ये दोबारा मेरा रिपीट हो रहा है एलएफपी, इसमें मैंने पहले एलएफपी जब ज्वाइन किया था तब मेरा 1 क्लिनिक था, और अभी मेरा 5 क्लिनिक हो गया। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, इसलिए मैंने दोबारा से एलएफपी ज्वाइन किया। अमेजिंग है मैम, ये लर्निंग कहीं नहीं मिलेगी, हम लोगों को तो कभी पढ़ाई नहीं गया, और जब मैं चाहता था तो कहीं मिल भी नहीं रही है। तो विवेक सर का बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत मेरे साथ के लोग हैं, बहुत फ्रूटफुल जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बारी ज्वाइन करने में शुरुआत में मुझे भी लगा था बहुत महंगा है, पर ये एकदम पीनट के बराबर है, कुछ नहीं पता चला। वो पैसा से मैंने 4x बना लिया होगा जितना उन्होंने लिया मेरे से। हजारों हजार व्यापारी हैं जो हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। अभी हजारों वीडियो में यहाँ दिखा नहीं सकता, मीटिंग के बाद आप पूछ सकते हो मेरे एरिया में किसने ग्रो किया क्या, मेरी इंडस्ट्री में किसने ग्रो किया क्या, आपको वीडियोस मिलेंगे। बहरहाल 10th बिगेस्ट प्रॉब्लम गजेंद्र जी क्या है? 10वीं सबसे बड़ी समस्या। 10वीं सबसे बड़ी समस्या है कंपटीशन इज डोमिनेटिंग। प्राजल मिस्त्री जी, हुसैन जी, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सर आज से 10 साल पहले रौनक गुप्ता जी, प्रांशु सर, इतने कंपटीशन तो नहीं होते थे, आज कॉम्पिटिटर्स इतने बढ़ गए हैं कि काम करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। अभी देखो वो 2 तरीके के कॉम्पिटिटर होते हैं अनिर्बान जी, 2 तरीके के कॉम्पिटिटर। पहला कौन सा? जो बहुत बड़ा प्लेयर है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, जो मोनोपोली बना के बैठा है। अब इतने बड़े प्लेयर को आप कॉम्पिटिटर मानते भी नहीं हो, लेकिन वो बहुत तेजी से आपका मार्केट खा रहा है। दूसरा कॉम्पिटिटर कौन सा होता है? जो आपके आस पड़ोस का लोकल कंपटीशन होता है, जो आपसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना धंधा कर रहा होता है, उसके चलते भी आप। अभी कंपटीशन इतनी बड़ी समस्या है किशन चंद जी कि मैं कॉम्पिटिटर वर्ड का यूज कर रहा हूं और आपको अपने कंपटीशन का नाम याद आ रहा होगा। अभी मैं कॉम्पिटिटर वर्ड का यूज कर रहा हूं और आपके अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, उसका ब्रांड याद आ रहा होगा। देखो ईमानदारी से चैट पर लिख के बता दो कि अगर मैं कॉम्पिटिटर बोल रहा हूं और आपको कॉम्पिटिटर के ब्रांड का नाम याद आ रहा है, तो चैट पर जल्दी से यस लिख के बता दीजिए। एवरीवन write down yes on the chat box, या agreed on the chat box, या true on the chat box.
if whenever I am saying competitor, आपको अपने competitor का नाम याद आ रहा है, मानिक बिस्वास जी, नरेंद्र जी, yes, 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 देवराज जी, रियलमी जी, राकेश कुमार जी, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग। तो देखो भैया, ये 10 बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो आज व्यापारी हमारे साथ फेस करते हैं, टोटल 20 प्रॉब्लम्स में से, जिनको अगर वो सॉल्व करना सीख जाए तो बहुत इजीली बिजनेस बढ़ा पाते हैं। इसीलिए हमारे साथ लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए अभी देखो, कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए रेड ओशियन से, कट थ्रोट कंपटीशन से ब्लू ओशियन में जाना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना पड़ता है, कोलैबोरेटिव एडवांटेज लेना पड़ता है, कंज्यूमर एडवांटेज लेना पड़ता है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखना पड़ता है, एक मजबूत पोजिशनिंग, एक मजबूत ब्रांड बनाना पड़ता है, एक मजबूत मोड क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप कंपटीशन से आगे निकल पाते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाते हो, जिसमें हम आपके साथ लग के आपके धंधे में हेल्प करते हैं। कैसे? इसको बहुत ध्यान से समझना, भी बहुत ध्यान से समझना। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जितने वीडियो पे आ जाइए, आखिरी 15-20 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना बैठे हो, अभी सबसे जरूरी बात को समझो। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कैसे ग्रोथ होती है? देखो, सबसे पहले इस बात को समझिए कि आज बड़ा बिजनेस कंपनी का जो असली ग्रोथ आता है वो आता है आईपीओ लिस्टिंग से। जो असली पैसा, कई लोग क्या सोचते हैं कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम बेच के पैसा बनता है, कुछ नहीं बनता है भैया। असली ग्रोथ आती है आईपीओ लिस्टिंग से। अभी मान लीजिए महावीर जैन जी, कोई कंपनी 50 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, अभी 5 करोड़ का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना रही है, तो वो कंपनी को हम पार्टनर बनाते हैं, 10%, 15% लिस्टिंग शेयर लेते हैं, एडवाइजरी शेयर लेते हैं, क्षमा चाहूंगा, और उसको फिर तैयार करते हैं, उसको 2 साल 2.5 साल के अंदर 200-250 करोड़ के रेवेन्यू पे लेके जाते हैं, 25-30 करोड़ पे पैट लेके जाते हैं, और तब उस कंपनी की वैल्यू 400, 450, 500 करोड़ की हो जाती है। और जब हम उसको लिस्ट कराते हैं तो हमारा एक बार में 50 करोड़ 100 करोड़ बन जाता है। सबको समझ आ रहा है ये बात? एवरीवन, इज दैट क्लियर? तो लेकिन मुद्दा क्या है? फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्यों करते हो? वैसे हाथ हिला के पूछो, एवरीवन सवाल कीजिए मुझसे कि फिर लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते ही क्यों हो? रमन सोनी जी पूछिए, करते ही क्यों हो? भैया ध्यान से समझिए, इसलिए करते हैं। 2 कारण है इसके। सबसे पहला कारण, क्योंकि इंडियन एमएसएमईज की हेल्प करनी है, और दूसरा कारण, आज हमारी कैपेसिटी है साल का 5, साल का 8, साल के 10 आईपीओ लेके आने के, लेकिन हमारे को जाना है साल के 100 आईपीओ पे। वो कब जा पाएंगे? जब आप जैसे हजारों लोगों की मदद करके, आप में से ही कई लोग ऐसे तैयार करेंगे जो आज हो सकता है 5 करोड़, 10 करोड़ या 1 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, लेकिन वही आज से 3 साल 4 साल बाद 40-50 करोड़ का धंधा करेंगे, जो हमारे आईपीओ क्लाइंट बनेंगे। आप में से ही वो लोग जिनको हम तैयार करके आगे बढ़ाएंगे। सबको समझ आ रहा है ये बात? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसीलिए हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हैं, और लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लगभग जितना खर्चा आता है, लगभग हम उतनी ही फीस लेते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन खर्चा इतना करते हैं आपके बिजनेस में कि कॉस्ट ऊपर चली जाती है। कैसे? अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत फोकस होकर समझिएगा। वीडियो पे आ सकते हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम कोई 2 दिन का ट्रेनिंग, कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं होता। लीडरशिप फनल प्रोग्राम 1 साल का प्रोग्राम होता है, जहां हम यहां हाथ पकड़ते हैं आपका, और यहां तक लेके जाते हैं आपको हाथ पकड़ के, क्योंकि हमारी मजबूरी है आपको आगे लेके जाना, क्योंकि कल को फिर आप ही को हम सेलेक्ट करेंगे सीजीपी में, और आप ही को हम आईपीओ लिस्टिंग तक लेके जाएंगे। अभी कैसे होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 3 दिन के लिए आप दिल्ली आते हो, 3 दिन के लिए आप दिल्ली आ रहे हो, और दिल्ली आके 12 घंटे 36 घंटे कंटिन्यूअसली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप समय बिताते हो। अभी कई लोग क्या बोलेंगे, प्रांशु जी 3 दिन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, तो गल्ले पे कौन बैठेगा? राशिद जी, गल्ला कौन संभालेगा? ऑफिस में कौन बैठेगा? 3 दिन के लिए आना पड़ जाएगा। अरे भैया, 3 दिन अगर समय नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे ऑपरेशन से बाहर निकलोगे? कैसे धंधे को आगे लेके जाओगे? कैसे ऑटोमेट करोगे? 3 दिन समय निकालना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। केरला से लेके और जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं हर लीडरशिप फनल के इवेंट में। तो सबसे पहले नरेंद्र जी 3 दिन के लिए लीडरशिप फनल का इवेंट होता है। इसमें क्या होता है बताऊंगा, और उसके बाद 1 साल कंटिन्यूअसली हम आपके साथ कोचिंग कर करके आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाते हैं। अभी कैसे, थोड़ा डिटेल में समझिए, और फिर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा मैं आपको। सबसे पहले
जब हम 3 दिन के इवेंट में आते हो तो तीनों दिन होता क्या है, पहले दिन पहले घंटे सबसे पहले घंटे आईपीओ लिस्टिंग के ऊपर चर्चा होती है कि आईपीओ पे जाते कैसे हैं, क्यों जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, हम आपको कैसे लेके जा सकते हैं अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में। उसके ऊपर बहुत डिटेल में 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद मुद्दे की बात शुरू होती है। सबसे पहला 5 घंटे का टॉपिक होता है बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर। अभी क्या है बिजनेस प्रॉब्लम, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा होती है। देखो भारत में गजेंद्र जी, रमन सोनी जी, 99% व्यापारी ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं दिमाग में प्रॉफिट को रख के कि मुनाफा कितना बनेगा। भैया बिजनेस सीक्वेंस में होता है, धंधा वही बड़ा होता है जो बिजनेस में प्रॉफिट सोच के नहीं, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सोच के किया जाता है। देखो इस बात को समझो, 2 सवालों के जवाब खोजने आपको, ऐसे उंगली निकालिए एवरीवन, 2 फिंगर्स जल्दी से निकालिए। राजेश जी, हाँ 2 उंगली। देखो सबसे पहला सवाल, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा सवाल, उसको मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरा कस्टमर खुद से सॉल्व ना कर पाए और मेरा कॉम्पिटिटर अभी सॉल्व नहीं कर रहा है। 2 सवालों के जवाब खोज लोगे, जितने भी बड़े कंपनी, सक्सेसफुल स्टार्टअप, सक्सेसफुल ब्रांड्स आप देखोगे, दे आर सॉल्विंग दीज 2 प्रॉब्लम्स। व्हाट इज माय कस्टमर्स बर्निंग प्रॉब्लम एंड हाउ कैन आई सॉल्व इट इन सच अ वे दैट माय कस्टमर इज नॉट सॉल्विंग ऑन हिमसेल्फ एंड द कॉम्पिटिटर इज नॉट सॉल्विंग राइट नाउ। बस 2 ही सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब खोज लिया तो धंधा जो है ब्लू ओशियन में चला जाएगा, कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे। समझ आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? हाथ हिला के बताइए। तो सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है वो इसी के ऊपर होती है कि कंज्यूमर के बिजनेस बर्निंग प्रॉब्लम को समझ के धंधा कैसे बनाया जाता है। और इसमें आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई भी कैटेगरी में हो, अलग अलग सैकड़ों अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं डॉक्टर बिंद्रा की कैसे कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम समझ के जल्दी से तेज ग्रोथ ली जाती है और बड़ा बिजनेस कैसे बनाया जाता है। तो उसके बाद दूसरे 4 घंटे चर्चा होती है प्रोस्पेक्ट के ऊपर। भारत में 88% व्यापारी ऐसे हैं जिनको लगता है हर कोई मेरा कस्टमर है। भैया सबको बेचने वाला कभी बड़ा बिजनेस नहीं बनाता। आईफोन को पता है मेरा कस्टमर कौन है, सैमसंग को पता है मेरा कस्टमर कौन है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी को पता है मेरा कस्टमर कौन है। आपको अपने कस्टमर का पर्सोना पता होना चाहिए, तभी पूरे वैल्यू चेन में उस हिसाब से बिजनेस मॉडल बना पाओगे, उस हिसाब से बिजनेस कर पाओगे। जैसे मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, मेरे कस्टमर का जेंडर क्या है, मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, मेरे कस्टमर का ज्योग्राफी क्या है, एथनोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी क्या है, मेरा कस्टमर क्या चाहता है, उसका एज क्या है, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद आपको सिखाते हैं कि आप कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को समझते कैसे हो, प्राइमरी रिसर्च कैसे करते हो, सेकेंडरी रिसर्च कैसे करते हो, मार्केट रिसर्च करते कैसे हो, लिटमस टेस्ट कैसे करते हो। और इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह सबसे बड़ी समस्या, भारत में लगभग 92% व्यापारी इस प्रॉब्लम से परेशान है। ध्यान से समझना इसको, ये क्या है, पीपल के टॉपिक को प्राजल मिस्त्री जी कवर किया जाता है दूसरे दिन सुबह सुबह। ये क्या होता है, भारत में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो लोगों की समस्या से परेशान है। कई व्यापारी मिलते हैं मुझे, प्रांशु जी अकाउंटेंट नहीं हायर कर पा रहा। मैंने कहा कितने समय से? बोला 8 महीने से। तो शुरुआत कहां से होती है, सही एम्प्लॉय को हायर कैसे करते हैं, कोई भी शहर में हो, कोई भी राज्य में हो, सही एम्प्लॉय को हायर कैसे करते हैं, क्या क्या इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, क्या क्या उसमें देखते हैं, उसका साइकोग्राफिक एनालिसिस कैसे करते हैं, सही आदमी को सही काम के लिए कैसे लेके आते हैं, वहां से शुरुआत होती है पीपल की। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अभी नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर कैसे बनाया जाता है, उसका स्किल का दिक्कत है या विल का दिक्कत है। आप सबके कंपनी में कोई ना कोई एक आदमी आपको ऐसा याद आता होगा जो आलसी लगता होगा, जो लगता होगा अगर ये मेहनत करने लग जाए तो मजा आ जाए। हाथ हिला के बताइए, ऐसा कोई ना कोई एम्प्लॉय याद आ रहा है क्या आपको, ये आदमी काम करने लग जाए तो मजा आ जाए? तो सबको याद आएगा। अभी ऐसे नॉन परफॉर्मर एम्प्लॉय को परफॉर्मर बनाने में क्या गैप है, स्किल का गैप है, विल का गैप है, आता नहीं है, चाहता नहीं है, उसको समझना और उस हिसाब से स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए कि जिसको आता नहीं है उसको सिखाया कैसे जाए, जो काम करना चाहता नहीं है उसको परफॉर्मर कैसे बनाया जाए कि आपके उठने से पहले काम करने लग जाए, आपके सोने के बाद तक वो काम करता रहे। ऐसा
लीडर कैसे तैयार करते हैं, अपने काम को डेलीगेट कैसे, बहुत सारे व्यापारी काम डेलीगेट ही नहीं करना चाहते हैं, डेलीगेट कर नहीं पाते हैं दूसरे के ऊपर, हमेशा लगता है मैं ही अच्छा कर लेता हूं, मैं ही अच्छा कर लेता हूं। डेलीगेशन कैसे करते हैं, लीडर कैसे तैयार करते हैं। देखो महाराणा प्रताप और अकबर में एक ही अंतर था, महावीर जैन जी, क्या अंतर था कि अकबर ने नौरत्ना बना लिया था, सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं थी उसको। तो ऐसे अपनी टीम में नौरत्ना तैयार कैसे करते हैं, अपने सिस्टम में ऐसे एम्प्लॉयज तैयार कैसे करते हैं, लीडर्स तैयार। अभी कई व्यापारी ऐसे भी होते हैं, क्या कहते हैं, सर एम्प्लॉय तैयार तो कर दूं, लीडर तैयार तो कर दूं, लेकिन छोड़ के चला जाता है, कॉम्पिटिटर के पास जाके ज्वाइन कर लेता है, अपना धंधा शुरू कर लेता है। तो भैया ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसी ट्रेनिंग आपको देते हैं डॉक्टर बिंद्रा की एक बार लीडर तैयार हो गया आपको कभी जीवन में छोड़ के नहीं जाए। ऐसा तैयार कैसे करते हैं आदमी को, उसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा होती है। उसके बाद रिटेंशन, मान लो कई बिजनेसमैन आते हैं, क्या कहते हैं, सर हमारी कंपनी तो लगता है ट्रेनिंग कंपनी बन गई है, आदमी आता है सीखता है 6 महीने बाद चला जाता है, आदमी आता है सीखता है। तो कैसे रिटेन करते हैं एम्प्लॉइज को, एट्रिशन रेट कैसे घटाते हैं, तो बहुत डिटेल में। देखो आपका काम है लोगों को लाना, लोगों का काम है धंधा बनाना। सबको समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीवन? यू मेक पीपल, यू बिल्ड पीपल एंड योर पीपल बिल्ड बिजनेसेस, इसको याद रखना हमेशा। तो पीपल के ऊपर चर्चा होती है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा होती है, और उसके बाद फिर प्राइसिंग के ऊपर चर्चा होती है। देखो जब तक कॉस्टिंग सही नहीं निकलेगी तब तक प्राइसिंग सही नहीं हो पाएगी। तो यूनिट लेवल कॉस्ट कैसे निकालते हैं रवि पटेल जी, हुसैन जी, अभिषेक जी, यूनिट लेवल कॉस्ट निकालने का क्या, कई व्यापारी ऐसे हैं जिनको यूनिट लेवल कॉस्ट अपनी कॉस्टिंग ही नहीं पता। अनिर्बान जी, यानी कि मान लो आप बाल काटने का धंधा कर रहे हो संतोष जी, तो आप बाल काटने में जो कैंची यूज कर रहे हो वो कैंची कितने दिन चलती है, एक बाल काटने का खर्चा कितना आया, जो कपड़ा डालते हो वो कपड़ा कितने दिन चलता है तो एक बाल काटने का खर्चा कितना आया, जिस चेयर पे आप कस्टमर को बिठाते हो वो चेयर कितने दिन चलता है तो एक बाल काटने का खर्चा कितना आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो महीने का आ रहा है वो एक बाल काटने पे कितना आ रहा है, जो लड़का बाल काट रहा है वो एक बाल काटने का खर्चा कितना आ रहा है, सब निकालने के बाद यूनिट लेवल कॉस्ट निकलता है। और जब कॉस्ट सही होगी तो प्राइसिंग सही होगी। रंजीत जी, प्रमोद जी, समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर? अभी इसके बाद बिना, कई व्यापारी डिस्काउंट से परेशान है। देखो डिस्काउंट अगर स्ट्रेटेजिक है तो अलग बात है, पर मजबूरी में देना पड़ रहा है तो बहुत गलत है। तो बिना डिस्काउंट के धंधा कैसे करते हैं, खास करके B2B में जीवन को डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, इस तरीके से तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं आपको डॉक्टर बिंद्रा कि बिना डिस्काउंट के धंधा कैसे करते हैं। या फिर उसके बाद अगला टॉपिक होता है बिना उधारी के धंधा कैसे करें, उधारी के बिजनेस से बाहर कैसे निकले, एडवांस में पैसा लेके काम कैसे किया जाता है, और फिर भी अगर उधारी में करना पड़ रहा है तो पीछे सप्लायर से नेगोशिएट कैसे करते हैं, वेंडर से नेगोशिएट कैसे करते हैं, ऑल्टरनेट बहुत सारे सप्लायर्स कैसे बिल करते हैं, कितने दिन की इन्वेंटरी रखनी चाहिए, कितने दिन का स्टॉक रखना चाहिए, कितने दिन के बाद डिस्काउंट में और कितने दिन के बाद कम प्राइस में निकाल देना चाहिए, सामने वाले बिजनेसमैन से नेगोशिएट कैसे करते हैं, सामने वाले बिजनेसमैन से कम दिन के लिए उधार कैसे दिया जाता है, चलो उधार दे भी रहे हैं तो कलेक्शन सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं कि टाइम पे आपका पैसा आपके पास आ जाए, मार्केट में पैसा ना फंसे, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। चलो पैसा फंस गया, उसको निकालने का क्या क्या तरीका होता है, ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं कि किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, किसको दोबारा देना है, किसको बार बार देना है, किसको कभी नहीं देना है, या फिर कलेक्शन की टीम कैसे रेडी करते हैं ताकि पैसा कलेक्ट होते रहे, आपको उसमें बार बार नहीं घुसना पड़े। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में सिखाते हैं डॉक्टर बिंद्रा। और उसके बाद फिर पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग पे चर्चा होती है, ब्रांड का डिफरेंशिएशन कैसे बिल्ड करते हैं, ब्रांड का एक्सपीरियंस, कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए ऐसा कंज्यूमर एक्सपीरियंस किस तरीके से बिल्ड करते हैं, अपना लोगो कैसा हो, जिंगल कैसा हो, टैगलाइन कैसा हो, आप $0 मार्केटिंग कम से कम पैसे में या 0 पैसे में अपने एरिया के कस्टमर्स को एक्वायर कैसे करोगे, $0 मार्केटिंग कैसे करते हैं, टॉक ऑफ द टाउन कैसे बनते हैं, कंटेंट वायरल कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल में केस स्टडी बता बता के, इन्वॉल्व कर करके, स्ट्रेटजी बता बता के, एक्टिविटी करा करा के आपको सिखाते हैं डॉक्टर बिंद्रा। और उसके बाद फिर प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस के ऊपर चर्चा होती है। बहुत सारे प्रमोद सिंह जी व्यापारी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि प्रांशु जी मैं टेक्नोलॉजी में वीक रह गया, मैं टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, मैं टेक्नोलॉजी नहीं बना पाता हूं। बहुत
सारे व्यापारी ऐसे। अब देखो, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। अभी पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण क्या कहते हैं कि मुझे तो जड़ी बूटी बनाना आता था, टेक्नोलॉजी बनाना नहीं आता था। तो टेक्नोलॉजी बनाना आना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी बनवाना आना जरूरी है, टेक्नोलॉजी लगवाना आना जरूरी है। सही दाम पे, सही समय पे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी लगवाना आना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी जो है ना, पैसे से भी, सॉरी, पानी से भी सस्ता होता जा रहा है प्रमोद सिंह जी, समझिए इसको। पानी से भी ज्यादा अफोर्डेबल है टेक्नोलॉजी आज के टाइम में। बस हमारे को नॉलेज नहीं है आशीष ठाकुर जी, जिसके चलते हम वीक फील करते हैं। उसके बाद प्रोसेसेस कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं। जब तक प्रोसेस नहीं बनेगा तब तक बार बार उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहोगे। जब तक प्रोसेस नहीं बनेगा हर महीने आप ही सॉल्व करते रहोगे। समझ आ रहा है राजेश जी, आशीष ठाकुर जी? समझ आ रहा है? जब तक प्रोसेस नहीं बनाओगे तब तक आप खुद ही उस काम में फंसे रह जाओगे। हर बार टीम आपको खींच के काम में लेके चले जाएगी। प्रोसेस होगा तो पता रहेगा रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, कंसल्टेड कौन है, इन्फॉर्म्ड कौन है। अगर काम नहीं हुआ तो किससे पूछना है, काम नहीं हुआ तो इसके ऊपर चेक कौन करेगा, फॉलोअप कौन करेगा, ताकि काम अपने आप चलता रहे, आपको बार बार नहीं घुसना पड़े। उसके बाद एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस कैसे। देखो, धंधा बढ़ाना है अगर, तो आपके धंधे में 3 चीजें होनी चाहिए। रसिक जी ऐसे उंगली निकालिए, एवरीवन जल्दी से 3 उंगली निकालिए। अगर आपके धंधे में 3 चीजें नहीं है तो आप कभी 500 करोड़ पे नहीं जा पाओगे, 1000 करोड़ का कंपनी नहीं बना पाओगे। क्या है वो 3 चीजें? पहली चीज एग्जीक्यूशन, दूसरी चीज एग्जीक्यूशन, और तीसरा भी है एग्जीक्यूशन। जिस धंधे में व्यापारी के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज नहीं है, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस नहीं है, वो व्यापारी चेयर पे तौलिया डाल के बस सोचता रहेगा, होना कुछ भी नहीं है महावीर जैन जी। लेकिन जो व्यापारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बिल्ड कर पाता है, ऐसी टीम बिल्ड कर पाता है, ऐसा सिस्टम बिल्ड कर पाता है, वो जितनी दूर की सोचता है टीम उतनी दूर की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रखती है, एग्जीक्यूट कर जाती है। अडानी खुद 24 घंटे काम करते होंगे क्या महावीर जैन जी? नहीं करते होंगे, लेकिन अडानी के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जिसके चलते तेज एग्जीक्यूशन कर पाते हैं, जल्दी धंधा स्केल कर पाते हैं। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर प्रॉफिट मार्जिन पे चर्चा होता है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, फ्लोर एफिशिएंसी कैसे बिल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी से खर्चा कैसे घटाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप से खर्चा कैसे घटाते हैं, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके खर्चा कैसे घटाते हैं, कहां से कैसे कैसे किस किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपके प्रोडक्टिविटी पे चर्चा होती है कि 20 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे किया जाता है, एक टाइम ऑपरेशन को, एक टाइम ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क को कैसे डेडिकेट किया जाता है, कैसे आप हफ्ते में 1 दिन काम करके पूरा काम संभाल लो और बाकी पूरे दिन फोकस कर पाओ ग्रोथ पे। और उसके बाद फिर रवि पटेल जी आखिरी टॉपिक आता है, पर्पस। जिंदगी में पर्पस बहुत जरूरी है यार, रीजन बहुत। मेरे को आज भी याद है वो व्यापारी, मुझे हंसी आती है। एक बहुत आखिरी 15 मिनट है, वीडियो पे आ जाइए, आखिरी लगभग 7-8 मिनट बचे हैं मेरे पास, वीडियो पे आ जाइए। एक व्यापारी मिले मुझे, रमन सोनी जी। उन्होंने क्या बोला कि प्रांशु जी, धंधा क्यों बढ़ाना है, सब ठीक तो चल रहा है, पैसा तो कमा ही रहे हैं, धंधा क्यों बढ़ाना है? अरे भैया, धंधा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि आपका मुनाफा बढ़ पाए, आपके पॉकेट में पैसा जाए। धंधा इसलिए भी बढ़ाते हैं कि आपके एम्प्लॉइज आगे बढ़ पाए। धंधा इसलिए बढ़ाते हैं कि देश में रोजगार बढ़ा पाओ। धंधा इसलिए बढ़ाते हैं कि आपका सप्लायर, आपका वेंडर, आपका इकोसिस्टम आगे बढ़ पाए। धंधा इसलिए बढ़ाते हैं कि आप अपने कस्टमर की बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। धंधा इसलिए बढ़ाते हैं कि देश में कंजम्पशन बढ़ता है, और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है, और जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो अमेरिका में बैठे बैठे ट्रम्प ट्वीट नहीं करता है, जी टैरिफ बढ़ा देंगे, जी टैरिफ बढ़ा देंगे, जी टैरिफ बढ़ा देंगे। समझ आ रहा है सबको? आज चाइना को क्यों नहीं कोई बोल देता है टैरिफ बढ़ा देंगे? चाइना का 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। 19 ट्रिलियन में से 11 ट्रिलियन डॉलर एमएसएमई व्यापारी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन भारत में एमएसएमई व्यापारी सिर्फ 1 ट्रिलियन कर पाते हैं, यानी कि 10 गुना कम करते हैं। समझ आ रहा है सबको? क्योंकि व्यापारी में बुद्धि की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, बट सही नॉलेज की कमी है, जिसके चलते नहीं कर पाते हैं। तो लीडरशिप फनल में सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि ज्यादा पैसा कमाना है, लीडरशिप फनल में इसलिए आना है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है। अभी लीडरशिप फनल की फीस कितनी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, 3 कैटेगरी का, भी समझो कि लीडरशिप फनल यहां पे खत्म नहीं होता है। यहां से 3 दिन बाद से लीडरशिप फनल की शुरुआत होती है, क्योंकि उसके बाद अगले 365 दिन, 12 महीने, 52 हफ्ते
कंटिन्यूअसली हम 52 डिफरेंट बिजनेस के फ्रेमवर्क्स को आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कराते हैं। क्या होता है, अगर सिखाने से आदमी कर लेता जाके, तो भारत में हर इंसान यूपीएससी और आईआईटी निकाल लेता। सिर्फ सिखाने से काम नहीं चलता, बिजनेसमैन का हाथ पकड़ के एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तब जाके धंधे में एग्जीक्यूशन होता है। तो इसके लिए आपको 1 साल तक हमारे बिजनेस कोच, ट्रेन्ड मास्टर्ड बिजनेस कोच आपको हेल्प करते हैं इंप्लीमेंटेशन में। उसके बाद 100 से ज्यादा डिजिटल कोर्सेज मिलते हैं आपको। जब कोई दिक्कत आई कोर्स खोला देख लिया, जब कोई दिक्कत आई कोर्स खोला देख लिया। और क्या मिलता है आपको, 500 से ज्यादा रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। मुझे एक व्यापारी मिले, अरुण जैन नाम था उनका, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैन लोग हालांकि बहुत अच्छे होते हैं, देश में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं जैन लोग, मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या बोला, आज से लगभग 6 महीने पहले नहीं, आज से लगभग 8-10 महीने पहले मिला था मैं उनसे। तो उन्होंने बोला, प्रांशु जी 7 साल पहले एक लड़के को हायर किया था, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, उसको सिखाया, उसको तैयार किया, उसको ट्रेन किया, और आज से 1.5-2 साल पहले वो सारा काम संभालने लग गया। लेकिन 1 साल पहले वो मुझे छोड़ के निकला, अपना धंधा शुरू कर लिया, और मेरे 70% कस्टमर को लेके चला गया। मेरा धंधा 100 करोड़ का था, आज मैं 30 करोड़ का काम करता हूं, और वो 70-75 करोड़ का काम करता है। ऐसी छोटी बड़ी कहानियां आपने भी सुनी होंगी। यस और नो एवरीवन, यस और नो, हाथ उला के बताइए। तो क्या है, आप कभी जाके लॉयर से मीटिंग नहीं करते, पैसा खर्चा नहीं करते, रिस्क को मिटिगेट नहीं करते, सोचते हो चलो देख लेंगे बाद में जो होगा। हम लोग आपके लिए तैयार करके 500 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एम्प्लॉय से कैसे साइन कराया जाए कि छोड़ के जाए तो भी आपके सीक्रेट्स कहीं ना बता पाए। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट कैसे साइन कराया जाए कि आपके छोड़ के जाने के 3 साल बाद भी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन ना कर पाए। ऐसे 500 से ज्यादा रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स, लीगल के, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, एचआर के, हम आपको रेडी करके देते हैं, ताकि आप सिक्योर होकर ग्रो कर पाए, अचानक से धंधे में कोई रिस्क ना आए। समझ आ रहा है सबको? ऐसे एक छोटी सी पर्ची कैसे साइन करा लें कि मार्केट में पैसा फंसे भी तो भी सामने वाले की मजबूरी हो जाए देना। इसके ऊपर हम आपको रेडीमेड डॉक्यूमेंट करके भेजते हैं, पूरा रेडी करके तैयार करते हैं। अभी इसकी फीस कितनी है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की, इसको समझिए। 3 कैटेगरी की सीट्स होती है लीडरशिप फनल में। सबसे पहली कौन सी? प्रीमियम कैटेगरी की सीट। ये किसके लिए होता है रमन सोनी जी? ये उस इंसान के लिए होता है, वैसे व्यापारी के लिए होता है जो जिंदगी में आगे रहना पसंद करते हैं, जो जिंदगी में सबसे आगे चलना पसंद करते हैं। कोई आगे निकल जाए तो सह नहीं पाते हैं, दिन रात काम करना पड़ जाए, सैटरडे संडे काम करना पड़ जाए, पर रहते सबसे आगे हैं। वैसे माइंडसेट के व्यापारी के लिए है प्रीमियम सीट, जिसमें आप सबसे आगे सोफे सीटिंग पे बैठते हो, जहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपसे 2 कदम आगे रहते हैं 36 घंटे कंटिन्यूअसली। जब मन में कोई सवाल आया, हाथ उठाया पूछ दिया, जब कोई डाउट आया हाथ उठाया पूछ दिया, जब कोई क्वेश्चन आया हाथ उठाया पूछ दिया। दूसरा फायदा प्रीमियम में क्या मिलता है? बहुत बड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रीमियम में मैक्सिमम क्लाइंट्स 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक के व्यापारी होते हैं। तो आपको दोस्ती करने का, 3 दिन में जान पहचान करने का, कार्ड एक्सचेंज करने का 50% तो डील्स नेगोशिएट हो जाती है वहां पे। अच्छा, आप सूरत में कपड़ा बनाते हो, मैं मध्य प्रदेश में बेचता हूं, कोई नहीं, माल मेरे को भेज दिया करो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो कई अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। चौथा फायदा क्या है यहाँ पे? तो आपको तीसरे दिन प्रीमियम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ रात में डिनर करने का मौका मिलता है, जहां लिमिटेड लोग होते हैं। आप बैठ के बातचीत करते हो, डिनर करते हो, तो वहां पे कार्ड एक्सचेंज होते हैं, जान परिचय होता है, कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। 5वां फायदा प्रीमियम में क्या होता है? कई लोग रिक्वेस्ट करते थे, इसको हमने रिसेंटली डाला है कि विवेक सर के साथ फोटो करवा दीजिए। तो प्रीमियम कैटेगरी में भगवत गीता लेते हुए आप फोटो तो खिंचवाते हो, लेकिन उस फोटो को हम अपने फेसबुक पे, जहां 1 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स हैं, और अपने इंस्टा पे जहां 35 लाख फॉलोअर्स हैं, अब उस फोटो को आपके ब्रांड के साथ, आपके लोगों के साथ, आपके कंपनी के नाम के साथ अपलोड करते हैं। ये अपने आप में एक फायदा है। और क्या मिलता है आपको? तो दूसरी सीट प्लैटिनम कैटेगरी की सीट होती है, जिसमें पहले लाइन पे नहीं, दूसरे, तीसरे या चौथे लाइन पे आप बैठते हो। इसमें भी सवाल पूछने की अपॉर्चुनिटी सेम है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सेम है, बस इसमें डिनर और पिक्चर नहीं मिलता है डॉक्टर बिंद्रा के साथ। बहरहाल तीसरी कैटेगरी कौन सी है? डायमंड कैटेगरी। इसमें आप बीच में या पीछे बैठते हो, पर सीखने को सब कुछ मिलता है, कोचिंग बिल्कुल सेम मिलती है। अभी तीनों कैटेगरी की फीस कितनी है इसको समझिए, फिर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देके अगले 6 मिनट में मीटिंग को एंड करूंगा। सबसे पहले आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, रमन सोनी जी, आज अगर एक टॉप नॉच टियर 1 कॉलेज के एमबीए से एक टॉपर एमबीए के एम्प्लॉय को हायर करने जाते हो आप, तो महीने का कितना सैलरी देना पड़ेगा? अगर बहुत अच्छे कॉलेज से, रमन सोनी जी अनम्यूट करके बताइए,
अगर हायर करने जाते हो आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से एक टॉपर एमबीए के एम्प्लॉय को, तो कितना तनख्वाह आपको महीने का देना पड़ेगा? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप रमन सोनी जी? जी 4 से 5 लाख। हाँ, मिनिमम 4 से 5 लाख आपको एनुअल बता रहे हैं, मंथली बता रहे हैं आप? मंथली सर। मंथली, ठीक कह रहे हैं आप। तो 40 से 50 लाख के पैकेज पे आपको हायर करना पड़ेगा। कितना भी खराब, अगर मैं एवरेज एमबीए की बात करूं आज के टाइम में, मतलब ठीक ठाक, तो आपको 8 से 10 लाख का एनुअल पैकेज देना पड़ेगा। ठीक कह रहा हूं मैं एवरीवन? यस नो? ठीक कह रहा हूं मैं? अभी सोचो आप किसी नए एम्प्लॉय को लेके आ भी जाते हो एक बड़ी एमबीए कॉलेज से, लेकिन वो कौन से डिपार्टमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितना बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन खर्चा आ जाएगा साल का 10 लाख का। अभी इमेजिन करो कि आपको यहाँ पे जो हम बिजनेस कोच देते हैं, किसी बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज से पढ़ने के बाद, 5-7 कंपनीज में काम करने के बाद, बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आप 3 दिन रहते हो ना, आप मास्टर हो जाते हो बिजनेस के। 3 महीने रह जाओ तो आप, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। अभी सोचो जो आदमी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल कंटिन्यू उनसे सीख रहा है, सैकड़ों अलग अलग बिजनेसेस में कंसल्ट कर रहा है, सैकड़ों बिजनेस को समझ रहा है, सुधार रहा है, अभी वैसे बिजनेस कोच की सालाना तनख्वाह क्या होगी, महीने की तनख्वाह क्या होगी रवि पटेल जी? अभी कई लोग मुझसे क्या बोलते हैं, मैंने देखा एक व्यापारी मिले, कहते हैं प्रांशु जी हमारे बगल का अहमदाबाद का बिजनेस कोई 50,000 में सिखा देता है, बिंद्रा जी की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? भैया हमारी फीस बहुत कम है, क्योंकि हम रिजल्ट लेके आते हैं, आउटकम लेके आते हैं। आपके धंधे में अपने बिजनेस कोच को साथ लगाते हैं, 1 कॉल अवे पूरे 365 दिन के लिए, जिसके चलते एक्सपेंस ज्यादा आता है। तो अभी लीडरशिप, अभी ऐसे समझो महावीर जैन जी, क्या जब अपने बच्चों को एमबीए कराते हैं तो 20 से 25 लाख का खर्चा आता है? यस नो एवरीवन? हाथ हिला के बताइए, यस और नो? अगर अपने बच्चों को एमबीबीएस कराते हैं तो 40-50 लाख का खर्चा आता है, लेकिन अपने बटुए का पैसा अपने बुद्धि पे सिर्फ वही व्यापारी लगाते हैं जो व्यापार बढ़ा पाते हैं, वरना वो वही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो लीडरशिप फंड प्रोग्राम की जो मंथली फीस, एनुअल फीस, जो साल भर की फीस है, वो 25 लाख नहीं है, वो 15 लाख नहीं है, आपको महीने का 1 लाख भी नहीं पड़ता है लीडरशिप फंड प्रोग्राम। आपको महीने का 50,000 एक ग्रेजुएट एम्प्लॉय से भी कम पड़ता है लीडरशिप फंड प्रोग्राम। आपको लीडरशिप फंड प्रोग्राम की जो प्रीमियम कैटेगरी की सीट है ना, वो भी महीने का 25,000 से कम पड़ता है। ऐसे समझो एक अंडर ग्रेजुएट बीए बीबीए के एम्प्लॉय को हायर करने से भी सस्ता पड़ जाता है। प्रीमियम कैटेगरी की सीट की जो एनुअल फीस है, साल भर की फीस है, वो है 2,55,000 रुपए प्लस जीएसटी। जो प्लैटिनम कैटेगरी की सीट है वो आपको 18-19,000 महीने से भी कम में पड़ जाता है। इतना समझो कि किसी 12th पास एम्प्लॉय से भी सस्ता पड़ जाता है। आपको प्लैटिनम की जो फीस पड़ती है साल भर की 2,05,000 प्लस जीएसटी पड़ती है। और डायमंड की जो फीस है वो बताने वाला हूं मैं, लेकिन डायमंड की फीस बताने से पहले महावीर जैन जी आप अनम्यूट करके ये बताइए कि आज गोलगप्पे का ठेला चलाने वाला अगर प्लेट धोने वाले को हायर करता है तो कितना तनख्वाह देना पड़ेगा उसको महीने का? अनम्यूट करके बताइए। गोलगप्पा बेचने वाला अगर हायर करता है प्लेट धोने वाले को तो कितना महीने का देना पड़ेगा सैलरी? इसमें तो ज्यादा नहीं देना पड़ेगा सर। जितना देना पड़ेगा बताइए। मतलब 10-15 हजार रुपए। हाँ ठीक बात है। अब लीडरशिप फॉर्मल आपको महीने का 10-15 हजार से भी कम में पड़ता है डायमंड कैटेगरी में। अगर आपका धंधा अभी अभी शुरू किया है, अभी 20-25-30 लाख का ही रेवेन्यू है, तो लीडरशिप फनल की जो डायमंड कैटेगरी की सीट है वो महीने का 10,000 से भी कम, यानी कि लगभग 10-11 हजार, यानी कि साल भर का सिर्फ 1,30,000 रुपए प्लस जीएसटी इसकी फीस पड़ती है आपको। अभी इसमें भी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज बता देता हूं। गुड न्यूज क्या है? जिंदगी में व्यापारी वही सफल होता है जो निर्णय ले पाता है। अच्छा, व्यापार शुरू ही वही करता है जो निर्णय ले पाता है, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाने वाला नौकरी खोजता है, निर्णय ले पाने वाला, डिसीजन ले पाने वाला व्यापार शुरू करता है। तो अभी जो पहले 10 लोग, द फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स जो डिसीजन ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं लीडरशिप फंड प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, और बाकी पेमेंट आप दिवाली के बाद कर सकते हो 30 तारीख से 31 तारीख से पहले, लेकिन जो 10,000 का टोकन देके सीट बुक कराते हैं, क्योंकि सीट पहले रिजर्व हो जाती है हमारी, तो 10K का टोकन देके जैसे ही कोई सीट रिजर्व कराता है उनको 2 सबसे बड़े फायदे मिलेंगे पहले 10 लोगों को। पहला फायदा क्या है?
डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का डिजाइन किया हुआ कोचिंग डायरी मिलता है आपको, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इनहांस कर देता है। ये मैं पर्सनली 6 सालों से यूज करता हूं, जादू है ये, जादू मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी इससे बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है आपको, जो मैंने सीजीपी बताया आप सबको, रवि पटेल जी, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, जो हमारा प्रोग्राम है जिसकी फीस 10-11 लाख होती है, उसमें उसी को सेलेक्ट करते हैं जो 5 करोड़ से मिनिमम ऊपर का धंधा कर रहा हो, और भी क्राइटेरियाज होते हैं उसमें। तो सीजीपी में हमारे कोच नहीं होते, सीजीपी में सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, केपीएमजी, डेलॉइट जैसे कंपनीज के जो सीनियर कंसल्टेंट आज हमारे साथ काम करते हैं, उनका साल का 80 लाख 1 करोड़ का तनख्वाह होता है। और वैसे एम्प्लॉइज मार्केट में जब 1 घंटे की कंसल्टिंग भी देते हैं बाहर जाके, तो 3 से 4 लाख रुपए 1 घंटे का चार्ज करते हैं। तो वैसे सीनियर कंसल्टेंट से आपको 1-to-1 30 से 45 मिनट की बिजनेस कंसल्टिंग लेने का मौका मिलता है, लेकिन किसको? पहले 10 पार्टिसिपेंट को। अभी हमारे पास 30 से ज्यादा सीनियर कंसल्टेंट है। कौन है ये लोग? कोई मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है जिसने टाटा स्टील जैसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने पे काम किया हुआ है। कोई एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट है जिसने सैकड़ों करोड़ों का एक्सपोर्ट कराया हुआ है। कोई फंड रेजिंग का एक्सपर्ट है जिसने $800 मिलियन से ज्यादा फंड रेज। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स जो है हमारे साथ है। 30 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रेंचाइज में, ब्रांडिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। आपको जिसके साथ भी मीटिंग करनी है, 1-to-1 कंसल्टिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एलएफपी में, 1 घंटे 30 से 45 मिनट का। लेकिन किसको? जो पहले 10 लोग डिसीजन लेंगे, सीट बुक कराएंगे। कैसे कराना है? जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है, अभी के अभी अपना फोन उठाना है और व्हाट्सएप पे जाके उनको टी लिख के मैसेज करना है। जो पहले 10 लोग टी लिख के मैसेज करते हैं और अपना टोकन सबमिट कराते हैं, उन 10 लोगों को ये दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे। किसने पर्सनल में यहाँ चैट पे टी लिखा है, यहाँ पे टी नहीं लिखना है। जिसने बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे जाके टी लिख के मैसेज कीजिए। अगर टी लिख के मैसेज किया है तो आप यहाँ पे डीओ एनी डन लिख के बता सकते हैं मुझे। बहरहाल एक और लास्ट जरूरी बात क्या होता है, मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं आपके कि भैया इतना फीस 2.5 लाख रुपए देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सच में बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सच में फायदा होगा कि नहीं होगा, मेरे बिजनेस के हिसाब से सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। एक मिनट चैट बंद रखिएगा। मेरे बिजनेस के हिसाब से सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे गाइडेंस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो आप में से 20 लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? पहले 20 लोग आप हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से 1-to-1 जूम कॉल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हर रोज 20-25 बिजनेस को कंसल्ट करते हैं, जो आपके बिजनेस को समझेंगे, आपके रेवेन्यू को, पैट को, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, बिजनेस मॉडल को समझने के बाद और आपको गाइड करेंगे आपको लीडरशिप फनल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कई लोगों को बोल भी देंगे कि नहीं सर आपको नहीं आना चाहिए। अभी मैनेजर से बात करने के लिए क्या करना है, जो भी पहले 20 लोग जिसने भी आपको बुलाया है, अभी के अभी उठा के व्हाट्सएप पे उनको एम लिख के मैसेज कीजिए, तो पहले 20 लोगों को मैनेजर से बात करने का मौका मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, जिसने भी बुलाया है उनको व्हाट्सएप पे एम लिख के मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अगर एम लिख के मैसेज कर दिया है तो यहां चैट पर आप मुझे DONE डन लिख के बता सकते हैं, मैं आपका नाम लेना चाहूंगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको यार, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हजारों लोगों को मैं आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं। वचन दे सकता हूं मैं आपको कि तीसरे दिन जब आप यहां से निकलोगे अटेंड करके, तो आप एक ही अफसोस के साथ वापस जाओगे, बोल के जाओगे मुझे कि प्रांशु जी काश आज से 5 साल पहले आ गया होता लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, तो आज गेम चेंज कर चुका होता। बस इसी अफसोस के साथ आप वापस जाओगे। अभी सतमोला के ओनर ने अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए हमारे मैनेजर से बात नहीं किया होता तो शायद डिसीजन नहीं ले पाते। जीनासीखो.com के मनीष आचार्य जी ने अगर हमारे मैनेजर से बात नहीं किया होता तो आज शायद 7,000 करोड़ की कंपनी बनती है, हर महीने 20-30 एम्प्लॉइज भेज नहीं रहे होते लीडरशिप फनल में। अगर यूबॉर्न के फाउंडर ने आज हो सकता है कि लीडरशिप फनल के मैनेजर से बात नहीं किया होता तो हो सकता है निर्णय नहीं ले पाते, ऐसे हल्के में लेके चले जाते कि पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं लेते और हो सकता है यहां नहीं पहुंचते। तो भैया जाके मैनेजर से बात कीजिए, अगर मौका मिले उनको जाके एम लिख के मैसेज कीजिए। अगर मैनेजर से बात हो पाती है तो पूरे बिजनेस को डिस्कस करके 1-to-1 और समझिए कि फायदा होगा कि नहीं होगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और पहले 10 लोग जो डिसीजन लेंगे उनको दोनों फायदे मिलेंगे। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने डन लिख दिया है, किशन चंद जी डन, समीर जी डन, शैलेंद्र जी टोकन, अमेजिंग
अमेजिंग, फुल पेमेंट करना है। पिंटू जिसने बुलाया उनसे बात कीजिए। गजेंद्र जी डन, साहिद जी डन, समीर जी डन, प्रमोद जी डन, पिंटू जी डन, अजय जी टी यहाँ नहीं लिखना, जिसने बुलाया उनको लिखिए। पिंटू जी डन, हिमांशु जी, समीर जी। देखो डिसीजन निर्णय लेने वाला ही सफल होता है यार। प्राजल मिस्त्री जी, जुगल जी, पेमेंट लिंक, अरे मैं नहीं भेजूंगा पेमेंट लिंक, जिसने बुलाया उनसे बात कीजिए। तेजस जी पूरी पेमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कमलेश जी डन, पूजा जी डन, पेमेंट कैसे होगा, जिसने बुलाया उनसे बात कीजिए। बहरहाल एक ही चीज बोलूंगा, हजारों लोग ग्रो कर चुके हैं। जिसने बुलाया उनको बोलिए कि मेरे ऐसा किसी ने ग्रो किया है क्या, मैं कैसे ग्रो करूंगा, कहां कहां कितना कितना पैसा बचाओगे, कहां कहां कितना कितना रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करोगे। एसोसिएट बिजनेस मैनेजर आपको सब बताएंगे। बहरहाल इस मीटिंग में आने के लिए, इतना समय बैठ के सुनने के लिए, आने के लिए वंस अगेन आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बिजनेस कंपनी, एक बहुत ईमानदार कंपनी है, आईपीओ के विजन से काम कर रही है। तो जाके मैनेजर से पूछिए कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, मेरा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।